Namaskar, Swagatam. We would like to welcome you all on behalf of AYUSH SAMRIDDHI International Webinar Series by Independent Research Ethics Society. We are really grateful to all for their overwhelming support, contribution, presentation as a speaker, as expert, as mentor, as guide. Really, right from young generation to senior experts of 94 years and 5 years. This platform is really blessed. So, Jeel, that after having illness also, our experts are really excellent and contributing as a speaker. Thank you very much to all. आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वेबिनार है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को आज सब्जेक्ट के रूप में लिया गया। ये अव्यवस्थित खान पान के कारण बहुत ही ज्यादा फैल रही है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम। क्या हमारा आयुर्वेद, आयुष, फिजियोथेरेपी क्या हमारी कुछ मदद कर सकती है, या हम लोगों को सीधे ही मेडिकल हॉस्पिटल जाना होगा? इस विषय पे मार्ग निर्देशन के लिए आज निशांत शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रांजल जोशी जी हमारे साथ हैं। वेलकम टू ऑल। मैं आदरणीय विष्णु प्रसाद शर्मा जी, आदरणीय अग्निहोत्री जी, आदरणीय डॉक्टर के सिजोरिया जी और देवजीत जी, सभी का मन से नमन करता हूं। साधना वायकर जी, पांडे जी, जगदीश्वर जी हमारे आफ्टर लॉन्ग टाइम, नीलाक्षी जी, सभी का स्वागत है। और मैं आगे की वेलकम ब्लेसिंग्स के लिए रिस्पेक्टेड प्रोफेसर विष्णु प्रसाद शर्मा जी, एक्स प्रिंसिपल गुवाहाटी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड प्रेसिडेंट विश्व आयुर्वेद परिषद आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। वेलकम सर, स्वागतम। Namaskar. Good evening to everybody. Respected, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this evening webinar on very important subject, arteriosclerosis, Ayurvedic remedies. Most important subject we have. We have eminent speaker. I want to invite the eminent speaker, Dr. Nishant Shukla, Professor, Department of Kaya Chikitsa, Shri V.M. Mehta Ayurvedic College, Anandpur. I welcome you, sir, to this evening webinar as an eminent speaker. Next, I want to welcome Dr. Pranjal Joshi, Assistant Professor, Delia Physiotherapy College, Anand. I welcome you. So today we have very important subject, arteriosclerosis and Ayurvedic remedies. So once again, I welcome all the distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen, to this evening webinar on arteriosclerosis and Ayurvedic remedies. Namaskar, over to Pawan ji. बहुत बहुत धन्यवाद सर, thank you very much. Now I would like to request Professor Vineet Agnihotri sir for his initial words and invitation to our first speaker, Nishant Shukla ji. I would like to communicate sincere thanks to Nishant ji because he was in fever. Then also he is blessing us, blessing the platform. Thank you, Dr. Nishant ji. अग्निहोत्री सर। थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। नमस्कार, सभी को नमस्कार, प्रणाम। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हमारे आपके साथ में बुजुर्ग और युवा एक साथ जुड़ते हैं। और आज 550वीं है, मैं समझता हूँ शायद करेक्शन है कुछ, 549 नहीं, क्योंकि कल ही था पुष्टानुग चूर्ण 549 था। अब इसको देखिए। और उससे पहले
मैंने देखा ना 16 तारीख से देख रहे 16 तारीख को तो हमारा इंडियन आर्मी डे था, तो वो हमारा हुआ। और उसके बाद फिर हमारा आयुष समृद्धि में ये लीच थेरेपी हुई, ये थी 546 17 में, और 18 में फिर आई है हमारी टॉपिक डी एडिक्शन, वो 548 हुई 18 तारीख में, और 19 तारीख में हमारा बन गया फिर पुष्य चूर्ण, वो 549 हुआ, तो आज 550। सर नंबर की गड़बड़ कहाँ से हो रही सर? वो आप चेक करिएगा, पहले हम इनको सादर आमंत्रित कर ले, क्योंकि मैंने जब देखा तो जैसा हम सब जानते हैं, हमें शरीर पूरा एज ए होल हम लेते हैं, और इस शरीर में कहीं फांस भी लग जाए तो तकलीफ होती है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, आंख हो, नाक, कान, और बाल भी कम होते हो तो तकलीफ होती है। तो कुल मिला के हम शरीर को होलिस्टिक अप्रोच के दृष्टिकोण से तो बनाए रखना चाहते हैं, हमेशा स्वास्थ्य रक्षण की बात करते हैं। और जब हमारी आर्टरीज में प्रॉब्लम होने लगे तो हमें कहाँ पर इसको कहाँ से सुधार करना है, कहाँ पर प्रिवेंशन लेना है, ये आज हमारा वेबिनार का विषय है। और हम जानते हैं प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी ज्ञान के सागर हैं, और ये केवल एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के भी बहुत ही निष्णात और पीयूष पाणी हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे नहीं, इन्होंने जो काय चिकित्सा विभाग पकड़ा है तो उसके कुछ माने हैं। तो ये अपनी पूरी व्यवस्था आज हम लोगों को लाभान्वित कराने जा रहे हैं, और इनके साथ में जब कुछ कोई चीज छूटेगी या प्रभावित हो चुकी होगी तो कैसे हम अपने शरीर को मैनेज करें, उसके लिए हमारे प्रिय डॉक्टर प्रांजल जी हैं ही हमारे साथ में, जो फिजियोथेरेपी से और दूसरे तरीकों से चर्चा करेंगे। मोरओवर आप दोनों ही लोग डाइट पर भी विशेष ध्यान देंगे, डाइट एंड पॉस्चर एंड एक्टिविटीज, जिससे कि हमारी आर्टरीज की वेन्स की जो इंटीमा है, जो इंटरनल ल्यूमेन है, वो इंटेक्ट बनी रहे, हमारा प्राणायाम सही रहे, हमारा गतिविधियां सही रहे, हमारे रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम के दृष्टिकोण से हम जो दिनचर्या में बताते हैं वो सही रहे, और खान पान और नमक और जितने फ्लूइड्स है वो सही रहेंगे, तो शायद किसी सीमा तक हम बचे रह सकते हैं। तो हमारे माननीय विद्वान लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ में प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी को आज के प्लेटफॉर्म पर अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी, नमस्कार। नमस्कार। भाई नंबर तो ऐसा है कि पवन जी शायद उस जो है आगे गिनना छोड़ दिया, बढ़ाना चाहते हैं। नहीं गिनना भूल गए। 550 पे जो है वो अगर आज छूट गया तो कल हो जाएगा। नहीं जो है वो 1000-1500 नहीं, कुछ 6 या 7 जीरो जो है वो बढ़ा दे, ऐसा अभी जो है उनका टेम्पो है ऐसा। अब नंबर काउंट करने ही भूल गए, अब नंबर काउंट करने वाली नंबर काउंट करने की जरूरत नहीं है। जैसे तारीख बदलती है और हर दिन जो है ये आता रहता है, तो ये एक प्रकार से जो है वो आदत बन जाती है। दैट्स गोज इन स्पॉन्टेनियस एक्शन। तो ये एक स्पॉन्टेनियस एक्शन जैसा हो गया है हमारा, पवन जी का खास करके, पवन जी का, आपका, शर्मा सर का। थैंक यू। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए शर्मा जी का आभार, अग्निहोत्री सर और शर्मा सर को वंदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य आज जो है वो शुरू कर रहा हूं। मैंने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस दोनों को साथ में लिया है। When we speak of arteriosclerosis and when we speak of atherosclerosis, they are bit closely, but when we define them, there is a wide difference between these two terms. The arteriosclerosis is more or less a reactive pathology, whereas the atherosclerosis is actual a pathologic event. Arteriosclerosis can occur due to aging phenomena also. There are the different factors which affects the aging, and amongst them, one of the two important phenomena that increases the aging is, first is the free radical, and the second one is the glycation changes in the body tissues. This is we are taking in HbA1c. The RBCs are getting glycated through the blood sugar, and this we observe it in the form of the HbA1c, and nowadays we are able to say whether the glycemic control is good or poor in the last 2 months or last 1 month.
Similarly is the case with the other tissues also. These are the glycation changes within the tissues, and arteries is among them. The calcification do occurs in the arteries, and that leads to arteriosclerosis. Now, this may be physiological event in case of a person over the age of 70. But when we speak of atherosclerosis, this is definitely a pathologic event, and there are the sequence of changes that occurs before the establishment of the permanent plaque or a movable plaque. This permanent plaque, I'm just moving the slide, I'm just going with the introduction. So what is the mechanism and how Ayurveda is described this one? Before I go in details, I would like to highlight one more thing about the difference between the Ayurvedic viewpoint and the modern viewpoint. The modern or the contemporary science has the developed organ-based pathology or the anatomical pathology, whereas in case of the Ayurveda, this is more or less physiological. So whenever we want to understand, we need to understand the organic pathology as well as the doshic pathology for understanding and management of the disease. We are having the very limited references for the organic pathology. Only as per my knowledge, this is available in Charaka 20th chapter of Sutrasthana. Rest, that is not very much clear. So all this thing I have tried to compile and present here. There may be the lacuna, and for that one, I request my seniors to kindly guide me if I am not able to give the proper weighted to this subject. Thank you very much. I'm just starting with my presentation. Now coming on to what is the arteriosclerosis? Arteriosclerosis is a pathologic process that causes the disease of the coronary, cerebral, and peripheral artery and the aorta. This is the whole. It may affect the coronary arteries, coronary and the cerebral. This we are extremely looking forward, because these two conditions, this may lead to a fatal outcome, cardiac death and the stroke. They are the biggest issues, medical issues, and the emergency death condition occurs. Sudden death is due to the cardiac arrest or the cardiac causes. There are the different areas where the occlusive changes are of the importance. The renovascular disorder, the pulmonary embolism, pulmonary artery stenosis, the pulmonary artery hypertension. So these are the different conditions which may have the similar pathogenesis. They do have the similar pathology. Atherosclerosis is initiated by epithelium activation and follow a cascade of events. Now, this is not an event of a day. This occurs long before the clinical presentation of the disease or the evident changes within the blood vessels. The first changes that occurs in the blood vessel is the peer pressure. There is a pressure, this is generated by the flow of the fluids, flow of the water, and the blood is having the approximately 60% of water, and that is creating this changes. Now, this peer pressure changes is observed before 20 years, and after that one, the sequence of changes goes on, and later on the patient develops the occlusive changes within the arteries. The accumulation of the lipids, fibrous elements, and later on the calcification. This triggers the vessel narrowing and activation of the inflammatory pathways. It is characterized by accumulation of the lipids. Now, what we are doing, we are just assessing we are resultant of the pathological phenomena. The lipids are there, responsible for the occlusive changes, but they come later into the play
and not at the early phases. As per my knowledge, there is no specific marker available in the modern science as on today. If we are able to develop those markers, then it would be a boon for creating a healthy heart and healthy brain society for tomorrow. Now the same thing, this in the 4 stages, you can see the first stages. This is the principal cause of the artery. There is the changes within the tissues. Then lastly, principal cause of the artery diseases, arteriosclerosis, changes present within the walls. This is first observed in the walls only. These are the peer pressure changes. Now this peer pressure changes in the slide, in the picture 3, the lumen is big. There is the changes in the some part of the lumen. This peer pressure changes, it is continued further, and platelets start agglutinating in this area. This platelet agglutination starts the lipid deposition, and after a period of time, the lipid occluses the pathway of the lumen. Now, this generally begins in early childhood and manifests usually in the middle to late adulthood. Now, we need to focus in the health of a child for a better cardiac health in middle age. Now, what are the factors that affects the changes? These are the hemodynamic factors interact with activated vascular endothelium. As I have described earlier, this is what I have narrated. Only I have just sequenced all this thing. The first change is observed in the arteries is of the fluid shear pressure. Then the next one is platelet derived from growth factor, interleukin, insulin-like growth factors and transforming growth factors. Now, this is observed in insulin dependent diabetes or with the non-insulin dependent diabetes also. This insulin, especially the exogenous insulin, is observed to be causing the changes in the blood vessels. Pseudo-insulinemia, hyperinsulinemia, or pseudo-hypoinsulinemia, both is responsible for this phenomena. This was cited in a research work, a review, MD or a PhD work from the Pharmacology College of Ahmedabad. The next step that occurs, it is the change, atherogenesis changes in the tissues. This causes the vascular inflammation. This vascular inflammation is getting deposits with the platelet, and it is causing the thrombosis. These plaque proliferates and maturates, and that ends up into the surface adhesion endothelium. This goes into the macrophages, and they take up into large amount LDL. Now, this LDL deposition then continues to form the cells, occlusive changes. The lipid exudes into the extracellular space and begin collapse from the lipid core. This forms the fibroblast. This moves in, and that is converted into fibroerythema. That is the prior stage of the atheromatous flux. This fibrothromas with soft inner lipid cores and outer fibrous caps. These fibrous caps ruptures and forms the thrombosis. These thrombosis converts into and the fibrocalcification, and this leads to collagen fibrotic changes, the collagen changes, and ultimately end up into the atherosclerosis. So there are the sequence of the changes. There are some preventive mechanism also. This is narrated by Glove. This is called the Glove phenomena.
there are two remodeling. There are the one preventive changes. The first one is the positive remodeling. This is a reactive mechanism. If we are able to find this specific pathology, and we are able to limit the changes, pathological changes, with the means of healthy lifestyle, healthy diet, meditation, we will be able to minimize the chances of getting the cardiac arrest or the derangement of the other tissues. This includes the arterial bulge, outstirred, and lumen compromised. Now see here, there are the two differences. Till the time of the formation of the fibroblast, there are the two changes that are occurring. The first thing is that the changes is observed within the tissues, within the lumen, and in the negative, the smooth muscle plaque will go outward. The angina may occur. The flow limitation, if it is compromised, the flow limitation will be observed, will not be observed till 50 to 70%, and they are more prone to get the plaque rupture. But this is a temporary period. If we are able to revert this one, or if we are able to continue this one, then the chances of getting the permanent changes in the vessels would be restricted. Now, when we want to see the Ayurvedic perspective, what may be the interpretation? This is more or less an interpretation. And when I see all this thing, and I recollect my grandfather's word, whenever he was describing the cases of changes, vascular blood flow changes, like cases of TAO or thrombophlebitis or deep vein thrombosis, he used to share the words of Charaka from the Vatrak. I will be describing this one. And that's why the first changes is of the Vata. The Vata is primarily vitiated in the disease process, and later on the Kapha gets involved, and that involvement of the Kapha leads to the Shira Pratichaya. Now, this is already known to the august audience. Vayoho Atmarupam Parinami Karmanascha Swalakshanam Yat Uplabhya Tat Avayavam Vimukta Sandeha Vat Vikaram Adya Vyavasanti Kushalaha. In the beginning of my presentation, I opined that Charaka has described a bit of organic pathology, and this is from Sutra 20 of Charaka. Now, all the words are from the same references. Now, what happens in this later stage? The person consumes excessive amount of Vayo Karmanam Swalakshanam Idamasya Bhavati Tam Sharira Vayavam Avishataha. Now, the factors which may promote include the genetics, the already which is the disease, or there may be the lowered vitality area. The Vata gets settled down into these areas. When it settles down into the arteries, in the tunica intima, what type of changes it will produce? This changes will be of Khara, Parusha, Ishada, Shushira, Aruna, Varna. And Shosha, Shula, Supti, Sankocha, this will be observed in the changes of the Vata Vikaras or the changes in the arteries. So, primarily when we want to understand the mechanism of the arteriosclerosis, this is one of the most important reference from the Charaka, that the Vayu is primarily involved in the disease process. Why I am highlighting this one? It is because we are afraid of using sneha, especially ghee, cow's ghee. Cow's ghee is not at all bad for
cholesterol and not at all bad for cardiac health if it is taken in the modest quantity. If it is not taken in modest quantity, definitely it is going to produce the disease. But in a proper quantity, if the cow's ghee is taken, it would definitely provide snehana to the vascular tissues, and the changes of the kharatva and the parushatva would be contained, and the further changes may be restricted. Now, I'm just directly going into the second reference. Pakvashe kupyati chedapanam srotansi adogani bali sarudva. And the Vegas, restriction of the Vegas are responsible for the acute involvement of the Vata. And this leads to the changes in the Vayu. Tasmat Vikaraha Prakrutihi Adhisthana Antarani Samuthana Visheshansya. Now, the Samuthana, Adhisthana and Samuthana in this case is the arterial tissue. This is the shear pressure on the artery, and then after the sequence of changes starts, as I have narrated earlier. Now, coming on to the action of Vata, the first reference is already known to an august audience, but I would like to highlight the two words in the of this stanza, Vyanena Rasadhaturhi. It is the Rakta which is circulated by, it is the Rasa which is circulated by the action of the Vayu, and the Vayu is, this Vyana Vayu is Sarvadehachari. Now, when we speak of Sarvadehachari, this means that they are present in the vascular tissues also. The main area of work is the vascular tissue also. The main doshas which is responsible for the physiology is the Vyan Vayu, and that is also a pathologic process. This changes in the Vyan Vayu is also responsible for the pathologic process in the disease. Now, when this occurs, the second one, this seat of the Vyan Vayu, Tasya Hridaya Sthanam Sa Hridaya Chaturvinshati Damani Pravishyat Urdhva Adhoga Dasho Adhogami Tiryaga Krishna Shariram Ahar Tarpayati Vardayati Dharayati. This is from the Sushruta. This is the explanation, further explanation, that the blood is circulated by the action of the Vyan. I'm just want to highlight that the Vyan are responsible for this pathologic process. And the last reference, the Saraso Bhavati Vyanena Hriday Mulena Vayu Vikshipta. Moving on to the next slide. Now, what I have just narrated, the rasa is getting vitiated. The dusha itva rasam dosham vigunam hridayam gata radhibadha prakurvanti ridrogam tam prachakshate. Now, basically, we are concerned for the cardiac issues. When we are describing the arteriosclerosis or atherosclerosis, we are more concerned about the coronary artery disease. Nowadays, we are aware of cerebral artery disease, renovascular disease, and many more. But primarily, when we are describing the arteriosclerosis, we are mainly concentrating on the coronary artery disorders. And this reference from Shashruta is important. That is, the changes in the rasa is responsible for creating the heart disease. Now, this changes in the rasa can be observed in the form of the elevated homocysteine, elevated lipid profile, dyslipidemia, elevated LDL, VLDL. Now, this is occurring by the changes in the pavana, vayu, vyayama, tikshna, vireka. What is causing the rasa dosha? It is the pavanad vishesha, and in this one, this excessive
indulgence of exercise, excessive indulgence of tikshna, vireka, basti, psychological factors, chinta, bhaya, trasa, etc. are responsible for the vitiation of vayu, and that is responsible for the rasa dosha. This increased vayu, what it does, vayu vivruddho vruddena raktena varita pathi. This provides the increased or the vitiated vayu. What it does, vayu vivruddho vruddena raktena varita pathi. The pathi, raktena pathi, it is the passage of the blood which is occluded by the vayu and the rasa dushti. Krutsnena sandushayet raktam. This is I would definitely like to highlight Dr. Ganekarji's opinion about Vatrakta. He opined that Vatrakta is gout. Definitely, that was a very good contribution of him to the Ayurvedic science as well as to the modern science. But when we want to understand the mechanisms and the pathology as per Ayurveda, we need to go further. And with that reason, I have just highlighted that it is not only the gout, but there are the different medical conditions which may occur due to this occlusive changes. Vayu vahana srotansi kruddha iti vruddho api sohito vayu punah shonita avarana vishesham. This is the shonita avarana. This is the blood which is occluded, is responsible for the pathologic process. This is a very common popular reference, Arthe Dasha Mahamula. This is just for highlighting the blood and the heart, blood vessels and the heart relationship. Now, this is the other reference. Tatra prakupita havayu guru ushna adhyashana silasya pradushta shonitam marga vrutya. The dushta shonita produces the marga vrana vatena saha hetu bhutahi yudukpata vata rakta nimittana. This is leading to Vedana Janayati Vatraktam. This is true for the gouty arthritis that typically occurs in a grade 2, right? Grade 2. But this is also observed in different other occlusive changes of the vessels, like deep vein thrombosis, where the pain is of good amount, cellulitis, where the pain is of very good amount, deep vein thrombosis. There, deep vein thrombosis already have TEO. There also the pain is of good amount, and along with that one there will be the changes of the cyanosis. So over and about the gout, we need to take this one in understanding of the arteriosclerotic process. Like the daha, kandu, shofa, stamba, twak parushya, sirasnayu, damni spandana, sakti dorbalyani. This will be observed as the purva rupa, and the shyava, aruna and mandalotpatti. This will be observed in the cases of the cyanosis. The pani, pada, tala anguli, gulfa, manibandha, etc. would be observed most. Now, basically the initiation starts with the vata dushti. This vata dushti change responsible for rasa and rakta dushti. This rasa and rakta dushti leads to the kapha dushti, which is responsible for damni pratichaya. The damni pratichaya is the vata nanatmak vikara. The changes in the damni, the pratichaya means the hardening of the blood vessels, is occurring due to the changes in the kapha. But this kapha changes is not independent. This is dependent on rasa dushti and vata dushti, and that's why when we want to treat the cases, we need to counteract the action of vayu. Vayu vivruddho vatena raktena varitavati. This already narrated before, and I have taken this reference from Charaka.
For illustrating this one, I have just made one more flow chart of prameha. When we speak of the prameha, the kapha, the karana are the responsible for all type of prameha. Prameha hetu kapha krutcha sarvam. The medas tushti is occurring due to the kapha, and that is leading to the vata dushti. Prameha, vatik meha, the madhumeha, diabetes mellitus is a vatik variety of madhumeha, and this is occurring due to the kapha dushti, primarily due to the kapha dushti, and later on there is involvement of the vata dushti, and the madhumeha is a vatic variety of meha. There may be the other phenomena also. The OJ is responsible for this one. Ashtanga Hridaya has narrated an independent mechanism for the madhumeha also. I'm not going in the details of that one, but the sequential changes in the body humors, the doshas, and that is leading to the changes in the doshas, which is responsible for the pathological changes in the tissues. Moving on to the next slide. This is from Charaka. Raktamargam nihantyashu shakha shanti sumarutah nivishyam anyonyam avarya vedana bihi haredasun. The Rakta Marga is occluded by the Vata or the Rakta. So both are responsible. Vata either or the Rakta is occluding the pathways leading to the changes in the vascular blood flow changes. Now, how to manage this one? Now, primarily, we need to protect the heart. Tanmat, Tamula, Taj Ojah Parirakshata. Oj Raksha is responsible. So we need to manage the Oj. Pariharya Visheshena Manaso Dukkha Hetavah. Factors that is causing the stress should be relieved. Radhyam yasyat yadojasyam srotasam cha prasadanam tattat sevyam prayatnena prashamo jnanamevacha. The cardioprotective, ojaskar, and channel clearer ought to be prescribed in the cases of, or for preventing the cases of arteriosclerosis. Kuryat shonit rogeshu raktapitti harikriyam virekam upvasam cha sravanam shonitasya cha. This is the second management, second line management. Third line management is virekam asthapanam snehapanam. Marga Shodhanam is required, and Kapha and Medasa Haranam. I beg pardon, I may have to leave. I am not feeling comfortable. I am living in between. I am feeling fainting. I am sorry for this one. Please take some rest. Please take some rest. So kind of you. कुछ फ्लूइड वगैरह लीजिए, कुछ इलेक्ट्रॉल वगैरह कुछ लीजिए, बीपी चेक कराइए आपके टीम से. प्लीज टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. आपको एक्सर्शन हो गया, प्लीज हैं, आप रेस्ट करिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Now I would like to request Dr. Pranjal Joshi, our beloved young, dynamic, energetic doctor, Dr. Pranjal Joshi. रेस्ट लीजिए सर, रेस्ट लीजिए. शुक्ला जी.
वो नून चीनी का पानी एक बार दिलवा दीजिए। हाँ, थोड़ा न्यू पानी चीनी इलेक्ट्रॉल को दीजिए, इनको एक्सर्शन हो गया है, और उनको थोड़ा लेटा लीजिए और बीपी चेक कराइए। इनको एक्सर्शन हो गया बात करते करते, इन्होंने अच्छा किया टाइम से बता दिया कि हेड डाउन कराइए, इनका लगता है बीपी कुछ हो रहा होगा, देखिए जा कैसे है। ओके जी जी, आप सर रेस्ट करिए प्लीज। We wish. Are you comfortable? Are you comfortable, sir? कैसा लग रहा है? Don't ask anything. जी, लेटा लीजिए प्लीज। कहीं सोने के लिए या रेस्ट लेने के लिए थोड़ा भी दे दीजिए। Sir, today I am leaving. Okay, Yes, yes, okay, please. God bless you. Sorry, I have to leave in between. Please take rest, please. I am not able to Sir, convey please my take full. rest. No problem, sir. Sir. Thank you, sir. No problem. Please Thank rest. you, sir. take care of. Please take little bit water, sir. At least. आप वो कर दिया, ठीक। So kind of. So sad. We salute the zeal of Sri Nishant Shukla ji. Really, we didn't know that's a condition. Then also, he was speaking on the topic. Excellent, Shukla ji. We wish your speedy recovery. भगवान करे आप जल्दी से जल्दी ठीक हों और फिर हमारे मंच को आशीर्वाद दें। हम सब नई जनरेशन को आशीर्वाद दें। आप बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, बहुत ही वैज्ञानिक रूप से तत्वों का विवेचन करते हैं, जैसा अभी आपने बात छोड़ित में किया, बहुत ही अच्छा। वो एक विद्वान वक्ता ही कर सकता है। हम आपको नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब डॉक्टर प्रांजल जोशी को वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागतम डॉक्टर प्रांजल जी, वेलकम। Hello, sir. Good evening. Thank you so much, sir, for giving me this platform. I myself, Dr. Pranjal Joshi, Masters in Musculoskeletal and Sports, certified in Yoga Science, Manual Therapy and Kinesiotaping, and currently working as Assistant Professor at Dalia Physiotherapy College, Kanera. Today, I am going to present about different exercises and yogasanas to prevent atherosclerosis. Before starting my topic, I would like to thank and wish well to my previous speaker and wish him good health. So, as we all know, what is atherosclerosis? Before this, I want to talk about some points about atherosclerosis. The atherosclerosis occurs when the blood vessels that carry oxygen and nutrients from the heart to the rest of the body, or arteries, as I can say, become thick and stiff. It is due to some deposition over the surface of the artery, either inner side or outer side, sometimes restricting blood flow to the organ and tissues. Healthy arteries are flexible and elastic. That is why they can carry as much amount of blood cells as they want. But over time, the walls in the arteries can harden, a condition commonly called as hardening of the arteries, or we can say atherosclerosis. Arteriosclerosis and atherosclerosis has a major difference of this thing.
that it deposits some of the plaque, or we can say some of the substances like cholesterol, fat, or other substances over the artery walls. The plaque can cause arteries to narrow, blocking the blood flow. The plaque can also burst, leading to blood clot. Due to this burst, it can also cause hemorrhage in brain, which can cause hemorrhage stroke, or if it is not burst, then it can cause ischemic stroke. Arteriosclerosis can manifest itself in 4 different ways: coronary artery disease, peripheral artery disease, carotid artery disease, and aortic aneurysm. These are the risk factor and biological markers. In risk factors, age, genetic factor, smoking, high cholesterol, hyperlipidemia, hypertension, homocysteine, chronic inflammation or obesity, renal dysfunction, due to which the kidney cannot function properly and cannot filter the vestigial parts in our body, neurohumoral activation. These are risk factors. Biological markers are CRP, CAA, SAA, MMP 2, 3, 4, 8, and 9, MCP1, ApoA1, TNF alpha, IL beta, IL1 beta, IL18, and oxidized LDL, etc. In coronary artery disease, the buildup of plaque can be inside the coronary artery, or sometimes maybe nearer to the heart. Peripheral artery disease, which can also known as varicose veins, which is caused by due to the narrowing of the arteries in legs, arm, or pelvis. Carotid artery disease is the narrowing of the carotid artery, which carries blood to the head and aorta. Aortic aneurysm, an abnormal enlargement of aorta, which is most commonly seen in patients with diabetes, obesity, with other cardiac related conditions. Complications of arteriosclerosis. Coronary artery disease, when it narrows the arteries close to your heart, which can cause chest pain, angina, a heart attack, or heart failure. Carotid artery disease, when atherosclerosis narrows the arteries close to your brain, it can cause transient ischemic attack or stroke, or type of hemorrhagic stroke. Peripheral artery disease, when it narrows the arteries in your arm or leg, this can make you less sensitive to heat or cold, increasing your risk of burns or frostbite. Rarely, a lack of blood flow to the arms or legs can cause tissue death or gangrene. In this, sometimes we can also see in patients with varicose veins that during the cold season, they have cramping like pain in lower limbs, which is due to the deposition in their arteries. Aneurysm, it can also cause aneurysm, a serious complication that occurs anywhere in the body. It can burst your arteries and can cause hemorrhage inside your body. The most of the people with aneurysm have no symptoms, which is very dangerous. Pain and thrombing in the area of an aneurysm may occur and is a medical emergency. If an aneurysm bursts, it can cause life-threatening bleeding inside the body. Chronic kidney disease, it can cause the arteries leading to the kidneys to narrow. The narrowing of these arteries prevents enough oxygen-rich blood from reaching the kidneys. The kidneys need enough blood flow to help filter the waste products and remove the excess fluids. This picture shows the problems and complications which can happen due to atherosclerosis inside your body. First, as we all know, if it happens to the level of carotid artery or above the level of carotid artery, or in any part of or any region of circle of Willis, it causes brain, or we can say brain stroke, or
hemorrhagic stroke or transient ischemic attack. It can cause blindness in your eyes. If in your heart, it can cause angina or heart attack or even heart failure. It can cause kidney failure. If it is present in male, where most likely it can cause erectile dysfunction. If in legs or peripheral region, it can cause peripheral artery disease. So how can you diagnose your if you are suffering from arteriosclerosis or not? First of all, you can check by just looking at your skin if there is some dark lining over or river type structure over the skinny some white skin area nearer inside the thighs or inside your arms, medially to the body. If it can show that there is some blockage over the arteries or veins inside your body. Ankle brachial index is a test, compares the blood pressure between your arm, ankle, and by using blood pressure cuff or ultrasound. Cardiac imaging tests include X-ray, CT scan, MRI, PET scan, or Doppler ultrasound scans, which can show the blockage area in your body. Cerebral angiography. This minimal invasive test allows your doctor to see how blood circulates through your body blood vessels. Coronary calcium scan. CT scan test that shows calcium deposit in coronary arteries and scores your risk of the heart. Heart function test. This test includes electrocardiogram or echocardiogram. Stress test includes stress electrocardiogram, echocardiogram to evaluate how your heart functions when it's working hard. In this picture, we can palpate the dorsalis pedis artery, posterior tibial artery, popliteal fossa artery, etc. in low limbs. You can also do coronary angioplast, which is shown in this picture, or you can also measure the pressure over the peripheral region of your hands and legs. So what are the primary goals to prevent from going towards the arteriosclerosis disease? What is the prevention? Prevention is checking and maintaining your healthy blood pressure, checking and maintaining healthy cholesterol and blood sugar levels. Stop smoking if you are smoking. Ask your general practitioner about stopping smoke treatments. Have a healthy diet. Use fruits and homemade items to eat during your workouts. Avoid foods that are high in saturated fats, salts, or sugars, and aim to eat 5 portions of fruit and vegetables a day. Exercise regularly. Aim for at least 150 minutes of moderate aerobic activities such as cycling or fast walking every week, and strength exercise at least 2 days a week. It is the minimum you can do during your working time period. You can also do this at least for 3 to 4 days a week. Maintain a healthy weight. Use the BMI health weight calculator to work out your BMI. Reduce your alcohol consumption if you're abusing alcohol very much. Men and women are likely advised not to drink regularly more than 8 alcohol units a week. If you are addicted to alcohol, you have to reduce the consumption of alcohol. If you join a sports activity or you start training yourself for a sport, then it is the best possible prevention you can do to your body. This is the some shortcuts to manage the arteriosclerosis. You can manage stress, skip fatty foods, eat fish twice per week if you are non-veg, eat green vegetables twice per week if you are vegetarian. Treat associated conditions like diabetes, obesity, etc. If you have hypothyroidism or a hyperthyroidism, you have to treat that also. Get 150 minutes
of moderate exercise, moderate to mild exercises weekly. So what are the treatments of atherosclerosis? Medical therapy involves the use of medications such as aspirin, beta blockers, cholesterol lowering drugs, etc. Revascularization therapy procedures include coronary angioplasty, coronary artery bypass graft, carotid and arteriotomy, coronary stenting, statins for high cholesterol, medicines for high blood pressure, medicines to reduce the risk of blood clots, such as low dose of aspirin or colidogrel. You can also change your dietary situations and medication for diabetes. Treatment using medications like inhaling like inhaling medications such as I have mentioned before. You can also go for bypass operations. You can also start intravascular treatment like percutaneous transluminal angioplasty or balloon or stent. You can fit it on the artery, etc. What are the physiotherapy treatments to prevent the atherosclerosis? Physical activity performed at an intensity of minimum more than 40% of minimal aerobic capacity has shown the greatest benefit in reducing the development. Aerobic exercises increases cardiac output, maximum heart rate endurance, and arterial blood flow. It may also enhance their blood lipid profiles. For people who already have cardiovascular disease, prescribed aerobic exercise programs by physiotherapist or any your cardiorespiratory doctor can reduce their risk long term. Aerobic conditioning activities such as running, rowing, and walking with resistance strength training exercises are inversely associated with the risk of coronary heart disease. In this first picture, there is a Burgers test, or you can say Burgers exercise also. If it is positive, then you have some kind of blockage in your lower limb. In this first position, the patient is lying in supine position with elevated lower limb for about 40 to 45 degree. Then the patient is asked to breathe properly as normal as he can. Then for 2 to 3 minutes, he has to lie down, and suddenly he has to sit like it is shown in the second posture and rotate the ankle clockwise, anti-clockwise, flexion, dorsiflexion, and plantar flexion, and then again lie straight without elevating anything. If the fingers of the patient or a person is bruised, or he has any kind of pain over the lower limb, the test is positive. To reduce the arteriosclerosis or blockage in your lower limb, you have to start from elevating. If you are lying, going to sleep, or any type of rest, if you are taking, you have to elevate your legs so that there is no blockage or deposition of any type of substances in your lower limb. To most prone area are your ankle, lateral and medial side. If you elevate your foot over to some degree angle, you can reduce the risk of this deposition over the area of your ankle. The exercises which is need to be done by a patient is one leg Romanian deadlift, hip thrust, Bulgarian split squats, knee tuck, hip bridge, squatting, lateral stepping, clump shells, deadlifts, quadruped hip extension, standing kickbacks with band or without band. You can choose vice versa. Step ups and step down, floor jack, kettle swings, hip bridge, and squatting with one leg or both the legs. These exercises are meant to be
reducing your blockage or deposition over the areas of peripheral arteries in your lower limb. First, you have to start with exercises. In first picture, there is stretching of calf. This all stretching are self-stretching. You can also stretch your calf by supporting it towards the wall and going towards the wall. In second, you have to in second and third picture, you have to stretch your quadriceps. In second line, you can see a woman is taking her head towards the knee and stretching her hamstring muscles. Next to that diagram, the single leg rise is also for hamstring stretching. In next diagram, you can see a woman is pulling her leg towards the chest. This is for piriformis stretching. Second, and next to that also is piriformis stretching. The last two are spine rotatory exercises, which stretches your muscles of hip and spine. What are the yogasanas for atherosclerosis? First, child pose, or we can say Shishu asana, in which your patient starts from kneeling position, sitting back towards your feet. Separate your knees as wide as your hip and lay your torso down between your thighs. Keep your arms resting alongside your torso, palms facing up, or extend the arms out in front with your palms down against the mat. Inhale and exhale freely. Hold for 30 seconds to 3 minutes. Seated forward bend, Paschimottanasana. Start in a seated position with your legs straight out in front of you. You may sit up on a blanket or folded towel. It is advised to sit on blanket or folded towel so that you cannot get cold from floor. Inhale and lengthen your spine. Exhale and slowly start to bend over your legs. Try to move from the hips and not from the waist. Your back should be flat and your head should be upright. Stop folding if your back starts to feel any pain. Breathe as you continue to reach in the direction of your feet or ankles, going only as far as comfortable for you. Hold the pose for 1 to 3 minutes depending on your comfort level. This will also stretch your hamstring muscles and calf muscles and also give you neural mobilization also, which can further help in providing proper blood circulation in your lower limbs. Seated spinal twist, or we can say Ardha Matsyendra Asana. Begin seated upright with the left leg bend on left or right left bend on the floor with the heel by your right hip or left hip and the right leg crossed or left leg crossed over the left or right. Sole of the right or left foot on the floor. Elongate your spine as you extend your feet, extend your hand up to the ceiling. Start to twist your twist toward and ending with your elbow outside your right knee. Inhalation to find more length and exhale to deepen the twist. Hold for 30 seconds to 1 minute. Then switch the other side. Legs up the wall, or we can say Viparitakarani. Move your yoga mat up to the wall. Sit to the side with your shoulder against the wall to get into the correct position. Lie down on your back on your mat with your legs extended up the wall. Scoot yourself closer as needed. Stay in the inverted position for 1 to 2 minutes or as long as you are comfortable. Breathe in and out. In every asana, breathing is must. It is compulsory that you use breathing or inhalation or exhalation as proper as you can. If you hold the breath, you can increase the chance of pain and blocking your own oxygen
towards the muscles. Legs down the wall and bring your knees into your chest. Rock side to side a few times and release. Big toe pose, or you can say Padagunatasan. It is also known as big toe pose. Is one of the best yoga pose for keeping your heart hale and hearty. This asana strengthens your thighs and calves while relieving tension and anxiety. The big toe pose is also highly recommended for lowering blood pressure. In this asana, you have to lie down in your supine position and then keep a towel or any band, theraband you can use towards the dorsum of the foot, and then stretch towards the chest of your body and straighten your leg. Due to this, it will stretch your muscles and then increase the blood flow over the muscles, over the lower limb. Shoulder stand pose or Sarvangasana is one of the most well-known yogasana in the world and is very beneficial for burning fat, reducing blood pressure, and preventing heart problems. Do this pose by lying on your back with your hands by the side. You have to support your back with your hands. Press your arms to the floor and slowly lift your legs and thighs off the floor. Hold for a few seconds. If you feel dizziness or any type of blurriness in your eyes, or if your head feels dizzy, you have to stop this asana and lie down for a few seconds. Extended triangle pose or Uttik Trikonasana is great for expansion of the chest, which helps open the heart. This pose stretches the hamstrings and back muscles while activating the abdominal muscles. Remember, this pose requires some concentration and steady breathing, which can also help you focus better. In this asana, you have to stand still with your legs widened appropriately. Then twist your back spine towards the lateral side of your body, either right or the left side. Keep your arms straight and look towards the sky. Gomukhasana or cow face pose is another effective asana and a sitting asana at that. For this pose, you need to cross your legs. You need to cross your legs as shown in the picture. You cannot sit like in Sukhasana. You have to twist your legs more than normal. The heels of one of your upper legs should be placed under the buttock of the other leg, as shown in picture. Raise the lower leg, side arm. Here the forearm will be bent down. With the other arm, bend the back with your forearm bent up. Now try to clasp both the hands. Beside its many other benefits, Gomukhasana can help lower your blood pressure. Thank you so much. अति उत्तम प्रांजल जी, बड़ा गजब किए, वाह वाह, एक्सीलेंट, रियली. डॉक्टर प्रांजल जोशी इज रियली ओवरवेलमिंग, मीन्स आउटस्टैंडिंग जीनियस. एक्सीलेंट डॉक्टर प्रांजल जी. डॉक्टर वीके जी. रियली प्रांजल जी, मैं कल जरा जोश में वो मैडम पारुल जी के सामने थोड़ी ऊंची आवाज में बोल गया था. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. It was just a discussion actually. हाँ, वो डिस्कशन वो जोश जम जाता, वो समझ गए ना. It happens with all. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, रियली. Thank you so much sir. Thank you. ये इतना आदमी कर ले तो उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो ही नहीं, जितनी तरह की बात है. और तुम्हारी जिप्स तो बहुत अच्छी लगी, जो पॉस्चर्स को, योगा को
एक्सरसाइज को जो डिनोट कर रही थी, एक्सीलेंट। अग्निहोत्री सर। यस सर, नमस्कार, थैंक यू। रियली बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन दिखाया है डॉक्टर प्रांजल ने। हम तो समझ रहे थे ये अपनी एक्सरसाइजेज और एरोबिक्स एरोबिक्स वगैरह और ये सब बताएंगे, इन्होंने तो पूरे अपने योगासनों की भी पूरी चर्चा कर ली और डिटेल से पूरी इसकी पैथोलॉजी, फिजियोपैथोलॉजी के बारे में चर्चा की। बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और स्पेशली बहुत छोटी छोटी मसल्स, बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के ग्रुप के साथ में, और दैट टू फॉर ए वेरी शॉर्टर पीरियड, से 30 सेकंड्स टू 1 मिनट और 2 मिनट, और एज पर द टॉलरेंस ऑफ द डूअर। वो अच्छा किया। पैरेलली मेल्स की भी पोज लगाते तो और अच्छा लगता। सो मैसेज शुड बी गॉन टू बोथ द genders with the view that this arteriosclerosis may happen to any body. So this is very Yes, good. sir, I agree, but Google gives me reference of female photos mostly. I can't find male posters. Most of the photos, yeah. Right from Shilpa Shetty to Hema Malini, they are coming forward with their video album and all that. So still the group is there. Even our this national program, Rashtriya Yoga Sansthan, Ashok Road, Delhi, they've also posted good of the booklet regarding all these issues. But our protocol of National IY Day, Yoga Day, International Yoga Day, they contains both in a combination matter. But still, the message and sense is conveyed by you that little postures, if used and adopted in a Dincharya program, it will definitely affect in a positive manner, especially to protect the cardiac activities. So thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir ji. Now session is open, sir. Oh yes. So since we were having our two guest speakers today on our topic arteriosclerosis, taking the view and possible remedies from Ayurvedic section, Ayurvedic remedies. Unfortunately, though we got a full length lecture from Professor Nishan Shukla ji, and we wish a very fast recovery to him. Whatever was shortcoming there during the presentation time, we are very sorry from webinar organizers, our IRES committee point of view, and he was suffering with some of the ailment as a viral infections. He might be having some dizziness and some weakness, I am inferring. And Dr. Hema Malini referred so many pranayam mudra and other pan mudra for a faster recovery. So with this our prayer to God that he might be feeling better from that time by now. We are opening our discussion session, and since we are having only 11 persons, and we will go for the Kaya Chikitsak persons first, if they have got some better comment to add on, like Dr. Mahesh Sharma ji. I will like to invite him first. Dr. Mahesh Sharma ji, आप अपने चिकित्सीय अनुभव के आधार पर बताइए कि इस प्रकार की जो पैथोलॉजी बॉडी में अगर डेवलप होती है तो उसमें आयुर्वेदिक रेमेडीज के तौर पर आप क्या कुछ प्रैक्टिस में ला चुके हैं या देना पसंद करेंगे, या इस फील्ड में आपके कोई अनुभव हो तो शेयर करिए। डॉक्टर महेश शर्मा जी, नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब ने चरक में लिखा है, कपजो न सरोगोस्ती न विबंधोस्ती कश्चन यमन बल्लातकम अन्यात शीघ्रम मेधाग्निवर्धनम। यहाँ विबंध का मतलब इंटेस्टाइनल विबंध नहीं है, बॉडी में कहीं भी कोई भी रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको विबंध मान के चरक ने ये कहा है। तो इसके लिए बल्लातक सबसे श्रेष्ठ औषधि मैं मानता हूँ और प्रैक्टिस में भी लेता हूँ। बल्लातक के साथ हमेशा वही एक समस्या जुड़ जाती है कि सबसे पहले इसको प्योरीफाइड फॉर्म में प्राप्त करके, माने बल्लातक रसायन के रूप में अगर देते हैं, कैसे देते हैं? डॉक्टर साहब, चरक ने केवल विष के रूप में केवल भल्लातक को रसायन माना है। इसका शोधन करना पड़ेगा, लेने में दिक्कत होगी, साइड इफेक्ट होगा, ये अपना सोचने का विषय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा अपने को। इसके चरक ये और वैश्य निर्माताओं का विषय हो गया फिर तो ये। डॉक्टर साहब, मैं वैसे जी बना रहा हूँ, मैं कढ़ाई पे बैठा हुआ हूँ। अरे वाह, क्या धन्य, आप लोगों के हाथों में ये आयुर्वेद जीवंत है।
फिर तो हम यही कहेंगे आयुर्वेद की बहुधा जो कल्पनाएं हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर हमने चलिए। भी शोधन किया है, भल्लता पर रसायन बनाया, कैप्सूल बना हाँ। करके हमने मार्केट में भेज दिया, बहुत तो बढ़िया। देखा इतना टॉक्सिसिटी नहीं है। हजारिका साहब आप ठीक है कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर नवा कुमार सर, हजारिका जी। जी सर, हमने पीजी वर्क में एक भल्लाता कैप्सूल बनाया प्यूरिफाइड करके, और इसको हमने मेनली स्किन डिसऑर्डर में दिया था, तो उसमें इतना टॉक्सिसिटी नहीं देखा। जैसे हम लोग सोचते हैं कि फल्ला तक ज्यादा टॉक्सिसिटी हो जाते हैं, लेकिन जी। हमने यहाँ पे शोधन करके देखा ये बिल्कुल रसायन ही बनते हैं। जो अगले हमारा स्पीकर ने बताया, ये बिल्कुल रसायन जैसा है। भल्लातक कैप्सूल में आप उसको इंग्रेडिएंट कितना रखते हैं? उसकी इनिशियल डोज कितनी रहती है? फल्ला तक डॉक्टर साहब, मैं इसका ये तो ठीक जी है, सर। बताइए सर। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं इसका भल्लाता का तेल निकाल के सीधा तिल्ली के तेल में या घी में मिला के देता हूँ पेशेंट को दूध के साथ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मई जून में भी भल्लाता खिलाया है। आवाज क्या कर रही? अरे मेरी आवाज आ मैंने रही कहा है? भल्लातक के तेल को निकाल के आपने जो तेल में व्यवस्था बनाई है, तो उसको आपने हाँ, किस हाँ। डोज में कैसे दिया ये बताइए। ये 110 मनी भल्लातक 1% और तिल तेल 10%। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, फिर आपने उसको कैसे उपयोग कैसे करवाया? दूध के साथ। कितनी सिंगल डोज कितनी? आधा चम्मच 1 चम्मच पेशेंट के अनुसार दूध में मिला के। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आपने दोनों ही सेपरेट रखे? हाँ, नहीं वो तो आपने कॉम्बिनेशन बना दिया 1:10 के हिसाब से। देन हाँ। उसकी कितनी ड्रॉप्स है, कितना? आधा चम्मच मीन्स 2.5 ml। हाँ, हाँ, 2 सिंगल डोज। हाँ। ये दिन में 2 बार? दिन में 1 बार। दिन में 1 बार। हाँ। नहीं तो मतलब अपने ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के केसेस में हाँ। फॉलोअप में क्या आपको रियल फॉलोअप में क्या मिले? पॉजिटिव रिजल्ट है। मैं एक बार पेशेंट आया था मई जून में, जिसके पैर ठंडे रहते थे। अच्छा, लेडीज पेशेंट थी। उसको मैंने 10 दिन भल्लातक दिया, वो ठीक हो गई वो। अच्छा, मतलब और किसी पेशेंट में कोई मतलब आफ्टर इफेक्ट या साइड इफेक्ट के रूप में कोई कंप्लेंट लेके आए हो? डॉक्टर साहब, ये भल्लातक मारक विष नहीं है, क्षोभक विष है। इसका ज्यादा इचिंग हो गया, इरिटेशन कहीं हुआ, स्किन प्रॉब्लम वाली हो चाहिए। हाँ, ऐसा भी हुआ था। उसकी फिर अपन एंटीडोज दे देते हैं। जी जी, मतलब इचिंग, मतलब हमने कहा हम मारक नहीं कह रहे हैं, जो इतनी हाँ। आपने अल्प मात्रा में लिया है, तो इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है कई बार, या हाँ, कभी थोड़ा गर्मी या बीपी शूट करने का भी लिटिल बिट हो सकता है कभी। बीपी शूट करने का कोई हिस्ट्री नहीं मिली, लेकिन इचिंग जरूर होता है। एनएस में पेनिस में इचिंग होती है स्टार्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, इचिंग का तो खोबरेल मिलता तेल है। का यूज होता है ना सर उसमें? नारिकेल खोबरेल तेल या खोबरा खाने के लिए देते हैं। नारिकेल का होता है। उन्नाव का शरबत, जिसका एंटीडोज अच्छा है। अच्छा, वो उसके लिए जो आफ्टर इफेक्ट एंटीडोज उन्नाव का शरबत। हाँ। और आप मैडम साधना जी बता रही हैं नारिकेल तेल लगाते हैं? हाँ, नारिकेल तेल लगाते हैं। कपूर खाने के लिए भी देते हैं सर। हाँ, नारिकेल खिलाते भी हैं, लगाते भी हैं। और इमली के पत्तों से स्नान भी करवाते हैं। जल भी होते हैं, वाटर ऑफ नारियल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट वाटर इज आल्सो बेस्ट इन वन बाय वन प्लीज, एक एक करके बताइए। नारिकेल आपने बताया खिलाते भी हैं, और उसको ऑयल लोकली लगाते भी हैं। नारियल तेल में क्या कपूर वगैरह भी मिला सकते हैं थोड़ा शीतलता के लिए? प्लेन नारियल तेल। प्लेन नारियल तेल, ठीक है। नारियल तेल और नारियल प्लेन या खांड वगैरह कुछ बना के? नहीं, ऐसे खाने के लिए देते हैं ना, उसके पीसेस करके, जैसे ग्रीन सुपारी खाते हैं। कच्चा नारियल पीस देते हैं वो, कच्चा सूखा जो भी मिल जाए। नारियल जी, कच्चा या सूखा। चलिए, तो दोनों बातें आ गई। एक तो भल्लातक का प्रयोग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में तेल के रूप में, और यदि कोई शिकायत पेशेंट लाता है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के सेवन, मैक्सिमम इतने कराते होंगे रियल अगर आते हैं तो उस स्थिति में नारिकेल और अपना ये उन्नाव का शरबत, ये उसके एंटीडोट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्यक्तिगत अनुभव है तो निश्चित रूप से विश्वसनीय है, और जनता लाभान्वित हुई, इससे बढ़िया बात ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मैडम आप भी वो साथ ले लें, कुछ आप और बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहती थी कि हम लोग हॉस्पिटल में आईपीडी में आमवत के पेशेंट को भल्ला तक शीरपाक देते थे। वो वर्धमान क्रमांक से, जैसे आधा भल्ला तक से स्टार्ट करके जब तक उसको साथ में होता है तब तक उसको देने का, साथ में जब वहां पे रिएक्शन हो जाए मैम सॉरी, इसलिए नहीं, आज हम भल्लातक के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा ये कर रहे हैं कि हमारे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस अगर आम बात में आप पाते हैं, अगर आम बात की किसी इटियोलॉजी में या उसके निदान में अगर आपने पाया कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है और उस कंडीशन में यदि आप भल्लातक के प्रयोग पर कोई आकलन करें तो शायद आज के क्रम में ये बात पता लगेगी कि आयुर्वेदिक रेमेडीज फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कुछ कितनी इफेक्टिव है। वैसे भल्लातक की जो सेफ्टी यूज है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, वो अलग चीज हो गई। सर इसमें जो डिसीज पे हम बात कर रहे हैं उसका भी मेन कारण आम ही है। मैंने इसीलिए मैंने तुरंत आपके ही मैंने एड्रेस को थोड़ा जस्टिफाई कर दिया जिससे कि आपने बात कह सके और लोगों को ये न लगे कि हम विषय से विषयांतर हो। अपने आप नहीं होता, काफी दिनों से आपका मिथ्याहार विहार से जो अग्नि, जठराग्नि और धात्वाग्नि विकृत होती है, वहाँ जो आम होता है उसके उपरांत ही ये डिसीज उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो उसके लिए सर जो देते हैं वो सही है और बहुत बढ़िया है कि उसके ऊपर हम भल्लातक का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम जड़ से खत्म करें। आप भल्लातक का प्रयोग फिर आम बात के केसेस में किस रूप में करते हैं, किस उसके रूप में लेते हैं? शीरपाक। ठीक, भल्लातक आधे से स्टार्ट करते हैं, आधे से 5 तक और 5 से फिर आधे तक। तो जो भल्लातक शीरपाक आपने बनाया तो उससे पहले भल्लातक पूरा शोधन हो चुका होता है? हाँ जी सर, शोधन करके फिर बनवा के देते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बहाने 1 से 2-3 हमको इन्फॉर्मेशन मिली हैं और उस कंडीशन में कोई कॉम्प्लिकेशन या उपद्रव की शिकायत लेके तो कोई मरीज नहीं है? हो जाए, जैसे पित्त प्रकृति वाले हैं कुछ तो वही नारियल खोबरे का तेल और खाने के लिए उसको दे देते हैं। चलिए, हमारे साथ अभी आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी प्रोफेसर जी नमस्कार, प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं और लंबी उनकी माने ये रही है, चिकित्सा के क्रम में उनकी एक लंबी पारी खेली है और आज सुबह से तो वैसे भी शायद वो कल से ही थोड़ा डिस्टर्ब होंगे, उनके उस कॉलेज में मान्यता नहीं मिल पाई, बहुत सारा उन्होंने एडवर्टीजमेंट वो न्यूज़पेपर में न्यूज डाली है, बट उससे अलग हटते हुए हम आज के संदर्भ में लाएंगे कि आर्थेरियोस्क्लेरोसिस के मामले में आपके बिहार प्रांत में क्या कुछ पेशेंट्स मिलते हैं और यदि हैं तो आपने उन पर कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था स्थापित की और उसके कोई रिजल्ट्स हैं तो आप अपने अनुभव हम आज की वेबिनार में। केस तो सर बिहार में मिलते हैं लेकिन हमने इस पर कोई विशेष वर्क नहीं किया, इसलिए आपको जो है जी यही है सर। नहीं तो उनको आपने सामान्य चिकित्सा रखा हुई, कैशर गुगलू या और सब चीजें जो यही सर सामान्य चिकित्सा जो हम लोगों के यहाँ चलता है वो जो है दिए, उसमें कुछ लोगों को लाभ होता है लेकिन बहुत अच्छा लाभ नहीं। देखिए एक बढ़िया बात बताएं आपको, हम जो आज आर्थेरियोस्क्लेरोसिस की नाम पर चर्चा कर रहे हैं तो ये मुद्दा दूसरा हो गया, क्योंकि जैसे मैडम ने पकड़ा कि हम आम बात को लेके चलते हैं तो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस की भी इटियोलॉजी जो हमारे जैसे प्रोफेसर अभी महेश शर्मा जी बता रहे थे कि आचार्य चरक ने तो विबंध शब्द जो कहा है, जहाँ कहीं भी बंधन है, जहाँ कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको खोलने के लिए उस स्थिति में अगर आर्टरीज में है तो हमारी आज की मॉडर्न मेडिसिन से डायग्नोज शब्द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हम ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपका पेशेंट अगर है जिसको कि आप आर्टेरियोस्क्लेरोसिस करके नहीं डायग्नोज कर रहे हैं, जिसकी संभावना आम बात में और दूसरे में मिल सकती है, तब वहां पर आप कोई विशेष आयुर्वेदिक औषधि का कोई प्रभाव या प्रताप आपने देखा है? नहीं सर, हमने वैसा कुछ नहीं देख पाया जो है। चलिए कोई बात नहीं प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी अपने कल के प्रोग्राम का सूचना साथ साथ देना चाहते हैं। इन्होंने एक स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है, कल 550वीं में हमारे पास आएगा था नॉर्थ ईस्ट वैद्य परंपरा, इस पर हम लोग कल चर्चा करने जा रहे हैं। सर बताइए, आप बताइए प्लीज। डॉक्टर नीता महेश्कर जी ये डायरेक्टर हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी की। फिर डॉक्टर पंडित हैं, डॉक्टर रीधा माधुरी देवी हैं, डॉक्टर वेरिटी हैं,
डॉक्टर RK शर्मा, एक्स डायरेक्टर आयुर्वेद ऑफ गुवाहाटी इन वेस्ट बंगाल। और मीन्स ऐसे ही मैं क्या कहूँ, क्यों? क्योंकि कल मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा इन तीनों का फाउंडेशन डे है। 1971 में इनका फाउंडेशन हुआ था। तो टू सेलिब्रेट दैट फाउंडेशन डे वी वुड लाइक टू लिसन कि उनके यहाँ आयुर्वेद की क्या स्टेटस है, क्या स्कोप है, और अभी उनके यहाँ परंपरा क्या है। बस ये कल हम लोग उनसे जानेंगे। यही केवल मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कल का टॉपिक, क्योंकि हमारे भारत में जो डाइवर्सिटी है फिर भी यूनिटी है, उस क्रम में हमारा ये दायित्व बनता है कि जब हम सभी स्टेट की बात करते हैं तो बिना किसी विभेद के कि छोटा स्टेट है कि बड़ा स्टेट है या इवन यूनियन टेरिटरी भी हो, अगर हमारे पास उसमें से कोई भी स्पीकर मिलते हैं तो हम अवश्य उनको आमंत्रित करते हैं। उस क्रम में कल का तो वेबिनार का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं सब लोग सर। अरे वाह, साथ के साथ हो, एक भी छोड़े नहीं। सेवन स्टेट्स का हम लोग, बहुत बढ़िया। नवाब साहब तो कल से ही जुड़ चुके हैं हमारे अजरिया साहब। तो आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बहुत ही आदरणीय सर 7 सिस्टर नहीं, 8 है, सिक्किम को भी जोड़ा जाता है नॉर्थ ईस्ट में। कितने, कौन सिस्टर हो गया, 8 सिस्टर हो गया। 8 आप किसको जोड़ लिया? और एक नई बहन कौन, एक नई बहन कौन पैदा हो गई? सिक्किम जो सिक्किम, अच्छा सिक्किम, अच्छा सिक्किम में तो अपने हमारे ये अभी यही सब चीजें कल सुनने को मिलेंगी। सिक्किम में तो हमारे प्रोफेसर विश्व प्रसाद शर्मा जी अपनी बिटिया का एडमिशन करा के आए हैं ना, गंगटोक में। कहाँ? अपने में 8 सिस्टर से हैं सर, सिक्किम से भी है। अरे वाह, 8 सिस्टर्स। चलिए, प्रोफेसर पवन जी ने करेक्शन कर दिया है। नवदुर्गा भी हो सकते हैं कभी, अभी तो अष्ट देवी हुई हैं। 7 सिस्टर्स। 10 स्पीकर 10 है सर, 10। चलिए, बहुत बहुत संपन्न होगी कल हमारी वेबिनार। तो आज की वेबिनार के टॉपिक को अगर हमारे माननीय जो हमारे प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं सभी, उनमें से मनुष्यों में से यदि कोई अपने और विचार देना चाहे, अपने व्यक्तिगत अनुभव, नहीं तो फिर हम डॉक्टर अपने आदरणीय जगदीश्वर डोमा जी के पास चलते हैं, क्योंकि उनके पास तो हमेशा अनुभव का खजाना रहता है। अगर वो कुछ आज के टॉपिक को शेयर कर सके, क्योंकि टॉपिक हम मांग रहे हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ और टॉपिक है अंग्रेजी, मतलब मॉडर्न मेडिसिन का डायग्नोसिस टॉपिक है। इस पर थोड़ा एक कोऑर्डिनेट करना होगा। आदरणीय डोमा जी, अपना आर्थरोस्क्लेरोसिस को आयुर्वेद के किस शब्दावली में पहले तो निदान के रूप में स्वीकार करें, और फिर उस पर आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस क्या कुछ जो आपका अनुभूत योग वगैरह यदि है कुछ, तो उसको बतलाने की कृपा करिए। स्वागत है आपका। Yes, you are invited, sir. Adani Devaji, you please, you are invited to have a good comment over today's topic over arteriosclerosis with the Ayurvedic remedies. सर मेरे को बुला। अच्छा आप, अच्छा, अरे क्या बात है। मैंने तो कहा था हैंड रेस कर दिया, आप हाजिर हो। यस सर, डॉक्टर नवा कुमार हजारिका जी, स्वागत है आपका। जी सर। सर एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में तो इन लोगों ने जो एक्सपर्टाइज ने जितना बताया ये सही है। तो सबसे जरूरी तो क्लेड है, जो आयुर्वेदिक का बोलते हैं। क्लेड जब जमा हो जाते हैं तभी तो नैरोइंग होते हैं वेसल्स। तो इसको ही निकालना है। तो ये जो चिकित्सा होते हैं मेरा हिसाब से सबसे लाभकारी होगा। और जो ये एसिडिक सब्सटेंसेस जैसे नींबू का हो या इसालासिस का तो बहुत उपयोगी होते हैं। हमने तो यहाँ पे तो डायटिक हिसाब से जो नींबू लेने के लिए देते हैं। तो इसके अलावा जो भल्लातक बताए वो भी सही है। बाकी त्रिफला बहुत बढ़िया काम करेगा। में तो ये ढेर सारा पैटर्न मेडिसिन में आया है, जैसे महर्षि लोगों ने एक लिपोमैप बोल करके निकाल दिया है, इसका भी हमने देखा बहुत असर होते हैं। और ये जो अर्जुन होते हैं, अर्जुन का भी बहुत फायदा होते हैं। अर्जुन का हमने शीरपाक बना करके भी दिया है, और अलग से जैसे आजकल अर्जुन का टैबलेट से आयुर्वेद जो
CC आयुर्वेद कंपनी ने भी अर्जुन का एक टेबलेट निकाला, हमने देखा बहुत बढ़िया होते हैं। मेरा हिसाब से सुधन का ट्रीटमेंट सबसे आगे होते हैं। इसके साथ थोड़ा आयुर्वेदिक विरेचन और ये जो नॉर्मल फ्लैट निष्कासक दवा होते हैं इनको देना है, और साथों साथ इसका थोड़ा एक्सरसाइज जो होते हैं जैसे जॉगिंग वगैरह होते हैं। ऑलरेडी हम ये सारा चीज तो बता दिया कौन कौन एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग। फिर भी हमने जो जॉगिंग करते हैं या साइकिलिंग होते हैं ये सबसे बढ़िया है। आजकल हमने मॉडर्न लाइफ में ज्यादा स्कूटर वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से साइकिलिंग भी हमारा दैनंदिन जीवन में लेना चाहिए, ताकि हमें इसमें थोड़ा सा पसीना भी निकालना है, पसीना भी निकालना बहुत जरूरी होते हैं। तो मेरे हिसाब से इसी से हम बहुत सीखा है। आप लोग ने जो आज डिस्कशन किया हमने बहुत सीखा। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। जी। हेलो, लकीली हमारे साथ निशांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में उनके दर्शन करना चाहूंगा और उनके स्वास्थ्य की स्थिति जानना चाहूंगा। सर यदि आप कंफर्टेबल है, I am स्वागत है। fine स्वागत now. है। I am fine now. और थैंक यू सो मच। कुड यू गेट व्हाट हैपेंड? नहीं, मुझे एक्चुअली बुखार था तो मैं 3 दिन से फास्टिंग पे था, लंगन पे था। अरे अरे आज अरे अरे। तीसरा दिन है लंगन का। ओहो, लंगन आम पाचनम कर दिया तो आपने ज्यादा। आज जो आम है दानी और ये लंगन कर लिया। वेलकम वेलकम जी, वेलकम। वेलकम सर, बहुत बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा है। धन्यवाद बहुत। हम लोग सब तो डर गए थे। वो जो हमारी है पूरी टीम थोड़ा परेशान थी। एक्सर्शन ज्यादा हो गया मुझे। ओहो हाँ, आज एग्जैक्टली। दोपहर तक तो केवल चाय पे था और उसके कारण ये हुआ नहीं कि नहीं चाय नहीं के कारण मुझे ये गैस जैसा हो गया था। जी नहीं, देखिए आप स्वयं चिकित्सक हैं, आपसे हजारों जानें जुड़ी हुई हैं, हजारों मन जुड़े हुए हैं। अपने पर तो अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, अति सर्वत्र नहीं, वर्जित। कुछ लंगन फ्रूट्स, नहीं फ्रूट्स ले लिया हाँ, ये करिए। हुआ कि भाई चाय जो है, चाय लंगन में चाय जो है ज्यादा हो जाती है तो ये दिक्कत होती है। नहीं और आपने उसके हम सबको बाद बहुत जब रिलैक्स कर श्रम दिया जी। थोड़ा ज्यादा पड़ा, मौसमी श्रम जूस काला थोड़ा नमक डाल के ले ज्यादा सकते थे पड़ ना। गया। जी जी, मौसमी जूस ले सकते थे, इलेक्ट्रॉल ले सकते थे। चाय इतना नहीं, खाली पेट बहुत नुकसान ही करती है। या फिर एक दो बिस्किट वगैरह जो आपको सूट करे वो ले सकते थे। हमारी डॉक्टर हेमा मालिनी जी बहुत परेशान हुई, एक दो उन्होंने अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा की तुरंत फोटो सब भेजे हमको भी, पवन जी को। और अभी भी वो स्कैर्ड है कि आपकी अपडेट हेल्थ की हमें सूचना मिले। तो हम इस माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से उन सभी श्रोताओं को ये शुभ सूचना देना चाहते हैं कि प्रोफेसर जी निशांत शुक्ला जी हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं और स्वस्थ और प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत ईश्वर की बहुत कृपा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। That was transient hypoglycemia. राइट राइट, हाँ मैंने कहा ना कुछ। ट्रांसिएंट हाइपोग्लाइसीमिया। और उसमें जो है लंघन में तो ये होता है कि उसके बाद धीरे धीरे आहार जो है वो चालू, आज से जो है वो मैंने आहार शुरू किया। संसर्जन क्रम से लेते हैं वैसे भी जो है वो था। तो लंघन मैं करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। और मैं एक अपने खुद ही 2 एक्सपीरियंस मैं अपने शेयर करना चाहूंगा। मुझे कोविड हो चुका है और कोविड में जूस की जगह पर मैंने केवल लंघन किया था, वो 1.5 दिन ही किया था मैंने, और आई वॉज रिकवर्ड फुल्ली विद इन 1.5 days। और पहले दिन बुखार रहा, उसके बाद रिकवर हो गया, और उसके बाद मुझे पूरा जो है ये पीरियड 15 दिन का जो गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन था वो मैंने फॉलो किया था। और तीसरे दिन पर ये मुझे कोई भी जो है वो सिम्टम्स जो है वो नहीं थे। दूसरा, ये केवल क्लिनिकल सिम्टम्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माय डी डाइमर वाज जस्ट 50 और दूसरे कोएगुलेशन प्रोटीन्स जो है होमोसिस्टीन दे वर इन लो रेंज, लो नॉर्मल प्रोफाइल के पास थे।
तो ये लंघन जो है, मर्यादा में लंघन जो है वो काफी अच्छी चीज है। और ये एक चीज हो सकती है, चक्रदत्त ने 5 रोगों में लंघन की बात कही है, और लंघन मर्यादा में जरूरी भी है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया है वो लिवर में बनती है। और जब अष्टांग की हम अग्नि परंपरा की बात करते हैं तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन मिलता है कि सिलेक्टिव मेटाबॉलाइट्स शरीराग्नि या फिर देहाग्नि, जठराग्नि ये डिसाइड करती है। पहले आहार का पाचन होता है, उसके बाद दोष का पाचन होता, मल का पाचन होता है, उसके बाद दोष का पाचन होता है, और उसके बाद धातु का पाचन होता है, और धातु पाचन हो जाने के बाद देह का पाचन होता है। तो जब तक आहार आप देते रहते हैं तो दोष का पाचन जो है वो नहीं हो सकता। तो दोष पाचन के लिए एकाध दिन का लंघन, एकाध मील टाइम स्किप कर जाना, ये अर्ली रिकवरी को इनिशिएट कर सकता है। और ये करते हैं कि भाई एक दिन आप जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, और अगर वो जरूरत है तो मूंग का पानी लो, ताकि प्रोटीन जो है वो नेसेसरी प्रोटीन आपको मिलता रहे, फ्लूइड्स आपके मिलते रहे, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपके जो है वो मिलते रहे। ग्लूकोज जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो, फैट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो, जो कॉम्प्लेक्स डाइजेशन है। ग्लूकोज तो फिर भी इजी है डाइजेशन में, और प्रोटीन्स की जरूरत है, और प्रोटीन्स को फिर भी जो है वो लाइट प्रोटीन्स, मूंग है उसमें भी मूंग का पानी दो, तो प्रोटीन सोर्स जो है वो थोड़ा बहुत बना रहे और फैट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो जाए। तो लंघन में इस प्रकार से लंघन जो है दैट इज गुड। तो आज तो जो है वो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं अपना जो है वो पूरा वक्तव्य जो है वो पूर्ण नहीं कर पाया, कुछ चीजें जो है वो रह गई हैं और समय अवकाश अभी नहीं है। तो अगर आप मंजूरी देते हैं तो पूरा कर नहीं सर, आज आप रेस्ट करिए। देखिए ऐसा ना, बहुत चीजें ऐसी होती है जो हर एक के कंट्रोल में नहीं होती, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। उस समय आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके थे कि हम सब लोग व्यथित हो गए, और आप रिकवरी होके आई है, तो इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है, तसल्ली है। आज इसको नहीं, यहीं उसके पर बाद सर उसके बाद मेरा क्लिनिक जो है वो करीब 2.5 किलोमीटर है। 10 मिनट के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन, एंड मैं स्कूटर ड्राइव करके आया। अरे बाप भाई, अब हम अपनी तरफ से नहीं आपको, हम अपनी तरफ से मेरे पास नहीं, स्वागत है सर अग्निहोत्री सर। आपका बड़प्पन है, उससे आपकी मन भी हिम्मत है फैलेगा सर, मन भी फैलेगा और इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर आप वेलकम आप मानते हैं कुछ आपका छूट गया है तो आप करिए, लेकिन एग्जर्शन मत लीजिए, क्योंकि आपने ठीक है, तो फिर आज मैं नहीं करता हूँ। 75-80% बात मैं बोल देता हूँ, वहां पर मैंने शीतोपलादी लिया था। अच्छा घर में क्लिनिक में मेरे पास, वहां पर तो जो है वो शुगर नहीं था। नहीं, आप तो क्लिनिक शीतोपलादी मिश्रण जिसमें शीतोपलादी पिपली मूल है, वो जो है मैंने पूरा जो है वो बड़ा चम्मच भर के करीब 10 ग्राम मैंने सीधा जो है वो ले लिया था। एंड देन आई रिकवर्ड। और मैं उसके बाद स्कूटर चला करके अभी जो है वो बस मैंने खाना निपटाया। मैंने अभी जो है वो दाल चावल जो है आज से जो है वो खाना शुरू किया। नहीं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ साहब। फाइन, आपको घर से जाने दिया, बड़ी बात है। चलिए आइए, बोलिए कुछ, पवन जी बुला रहे हैं आपको। जरूर सर, वो जोश पूरे गम बुला देगा। नहीं, जब आप क्लिनिक हुआ है फिर तो हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रह गया, फिर तो आपका स्वागत है। जी स्वागत है सर। कुछ एड ऑन करना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। जिस स्लाइड से मैंने छोड़ा उसी स्लाइड से मैं जो है शुरू कर रहा हूँ। अच्छा मैनेजमेंट की बात जो है वो मैंने जो है वो छोड़ी थी, यहाँ से मुझे जो है वो प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट, उससे आगे जो है मैं बात करता हूँ। कुपिते मार्ग संरोधात मेदस व अपस्य वा।
So when we are describing the pathologic process of the arteriosclerosis, the fats are responsible. Similarly, this was evident from the Ayurvedic literature that the kapha and the medas are responsible for the changes, and these needs to be removed or balanced to clean out the micro channels and the macro channels of the body. मार्ग संरोधात मेदसा, मार्ग संरोध को जो है वो निकालने की जरूरत है। अब सूत्र स्थान में चरक ने जैसे कहा है, हृदयम यस्या तदोजस्यम स्रोतसाम च प्रसादनम, तो स्रोतस प्रसादन की जो बात है वो स्रोतस प्रसादन सूक्ष्म स्रोतस और स्थूल स्रोतस वैसे तो नो है, पर उसके अलावा जितने भी रक्तवाहिकाएं हैं, शिरा है, धमनी है, उनको भी जो है वो स्रोतस ही हमें लेकर के चलना चाहिए। इसको थोड़ा जो है वो हमें खींचतान करनी पड़ेगी, पर ये खींचतान स अर्थ है और उनके मार्ग का शोधन जो है ये उपयोगी है, और तभी जो है स्क्लेरोसिस को हम रिवर्ट कर सकते हैं या फिर कंटेन कर सकते हैं। अतिवृद्ध्यात अनिलात अनिले नादो सस्तम स्नेहन ब्रूहणम, स्नेहन जो है ये थोड़ी मात्रा में जो है वो हमेशा जो है वो देने की जरूरत है। ये जो कन्वेंशनल थिंकिंग आज की है, कॉन्टेम्पररी थिंकिंग है, उससे थोड़ा जो है वो हटके है। स्क्लेरोसिस को हम अगर वात की व्याधि मानते हैं तो उसमें स्नेहन अनिवार्य है, और स्नेहन और ब्रूहण दोनों हमें ये करने की जरूरत है, तो भी और स्रोत शोधन ये करने की जरूरत है, और दोषों का जो है वातानुलोमन और दोषों की सम्यक गति जो है ये होनी चाहिए। इस प्रकार से करेंगे, इसका जो है वो आधार चरक ने 29 चैप्टर सूत्र स्थान में दिया। प्राणवर्धनानाम, उसको कैसे करना है, तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनम, अहिंसा करो, यानी स्ट्रेस जो है, भाई इसने मुझे बुरा किया है, काट दो इसको, इसका बुरा हो, इसको कैसे मैं नुकसान करूं, तो ये कायिक वाचिक और मानसिक अहिंसा है, उसको एब्सोल्युटली अवॉइड करना। बलवर्धना, कैसे बलवर्धन करेंगे, वीर्यम बलवर्धनानाम, अश्वगंधा है, बला है, तो ऐसी चीजें जो बल को वृद्धि करती है, और वीर्य का संरक्षण ये भी जो है वो साथ में ये जरूरी है कि भाई किस प्रकार से वीर्य से बल का वृद्धि होती है। ब्रूहणम, तो विद्या ब्रूहणम, तो करेक्ट नॉलेज अबाउट द डिजीज, अबाउट द डाइट, अबाउट द लाइफस्टाइल। देन नंदनानाम एक इंद्रिय जयो नंदनानम, इंद्रिय को जो विषय खाने में मुझे तो जो है ये ब्रेड के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ टेकिंग द मील्स। Affinity towards a specific type of diet and non-performing of the activities, तो ये जो है ये भी एक प्रकार से इंद्रिय का विषय का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंद्रिय जय, आपके जो सेंसेस हैं, आपके मोटर ऑर्गन्स हैं, उसको जो है ये आप ठीक से काम करो। अर्शनाना में कहा तत्वबोध, द करेक्ट नॉलेज, द करेक्ट कंडीशनिंग, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, स्पिरिचुअल कंडीशनिंग, ये आपकी जो है वो ठीक हो, और ब्रह्मचर्य, ये ऑलरेडी मैंने जो है वो कहा। तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। जो मैंने पहले बताया कि वातरक्त की मैंने बात कही थी। अब वातरक्त की चिकित्सा में भाव प्रकाश ने मंजिष्ठा का एक योग दिया है, लघु मंजिष्ठादिक्वात, और मंजिष्ठा के जो कुछ इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है, फाइटोकेमिकल फाइंडिंग्स, वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। मैं इनकी डिटेल्स में अभी जो है वो नहीं जा रहा हूँ। उसमें एक चीज जो है
ये दिखाता है कि एब्स्ट्रैक्ट रुबिडिन डाइहाइड्रोक्सी anthraquinone isolated from alcoholic extract of Rubia cordifolia possesses potent antioxidant property. It prevents lipid peroxidation induced by FeSO4 और ये लिपिड पेरोक्सिडेशन है, ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस एरिथेमा की डेवलप करता है। नाउ टू प्रोटेक्ट द कंडीशन ऑफ occlusive vascular disease, this can be a tool। मंजिष्ठा का योग जो है वो हम दे सकते हैं। सिमिलरली जो मेडिसिन पित्त को और रक्त को दूषण को ट्रीट करती है, वो मेडिसिन भी इसमें जो है वो ठीक कर सकते हैं। थर्ड वन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के साथ हमें ऑर्गेनिक पैथोलॉजी केवल रिस्ट्रिक्टिंग टू दी वेसल्स की जगह पर हमें जब ट्रीटमेंट 1-to-1 क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात करनी होती है, तब कार्डियक डिसऑर्डर्स के लिए थोड़ी अलग करनी पड़ेगी हमें ट्रीटमेंट, वहां पर अधिष्ठान जो है वो फर्क पड़ जाएगा। जब बात आती है सेरेब्रोवास्कुलर की, तो वहां पर हमें जो है वो थोड़ा मध्य जो है वो उसमें यूज करना पड़ेगा, जो है वो उपयोगी है। स्थानम जयति पूर्वम तो स्थानस्थ विरोधता, ये स्थानस्थ दोष के बारे में है, बस साथ में स्थानस्थ धातु की भी चिकित्सा जो है ये करनी चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट मेडिकामेंट्स। व्हाई आयुर्वेद? दिस इज बिगर क्वेश्चन। और आज की हम जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, तो आयुर्वेद का उसमें क्या रोल रहेगा और किस प्रकार से रोल रहेगा, कितने एक्सटेंट तक हम ये पब्लिक हेल्थ में और मेडिकल केयर में इसका जो है वो यूज कर सकते हैं। तो दैट इज हैविंग द होलिस्टिक अप्रोच। इन टोटल इट इज कवरिंग, इट इज नॉट लुकिंग इनटू द फ्रैगमेंटेड पार्ट्स, बट इट इज कंप्लीटली लुकिंग इनटू द whole aspect of the body. Next one, it is having the different modalities. ये स्रोत शोधन में, जैसे मैंने बताया, स्रोत शोधन में शोधन की प्रक्रियाएं भी है, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है। ये एक है लंघन की प्रक्रियाएं है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि, उसमें फिर ये आ गया मारुत आतप सेवन। औषधि से भी जो है ये हो सकता है, और औषधि में भी काष्ठ औषधि है, रसायन से भी हम इसको जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ये मल्टीपल मोडालिटीज है, इंडिविजुअल पेशेंट के सूटेबिलिटी को डिसाइड करके हम इसको जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। आज कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में कार्डियोवास्कुलर सर्जरी ये करते हैं, और उसमें स्टेंट भी है, एंजियोपैथी भी, एंजियोप्लास्टी है, और बाईपास है, कोरोनरी बाईपास है। दिस आर ऑल इन्वेजिव मीन्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आयुर्वेद में ये जो है वो नॉन इन्वेजिव मैनेजमेंट है। अगर ये इसको कंटेन कर सके, और दूसरा, अगर हमारे पास वास्कुलर टिश्यू हेल्थ की कोई मार्कर आ जाता है, जैसे आज माइक्रो एल्ब्यूमिन है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिन में जब माइक्रो एल्ब्यूमिन लो मोलेकुलर वेट एल्ब्यूमिन आता है, तो दैट सजेस्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस इज चेंजिंग। तो ये बेसिकली परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरीज इज चेंजिंग, दिस इज द चेंजेस इन द ब्लड वेसल्स। तो वैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा मार्कर आता है कि जिससे हम आर्टेरियल हेल्थ के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, और उस पर एसेस करके अगर हम ये ट्रायल्स करते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा एविडेंस बेस ये हो सकता है, और दिस में बी ए गुड अल्टरनेटिव फॉर द इन्वेजिव मैनेजमेंट। बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके? एक तो जो हॉस्पिटल्स पर प्रेशर है वो घटेगा, दूसरा इंडिविजुअल्स पे जो है वो प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर तो घटेगा, साथ में उसके जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है उनमें जो है ये फर्क पड़ेगा। नो डाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है,
पर उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिटीरियोरेट होती है। ये वी नीड टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और जितनी जरूरियात लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करने की है, उतनी ही जरूरत लाइफ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने की है। इट इज वेल टॉलरेटेड, नोन टू एवरीबॉडी। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, देह बल, चित्त बल और अग्नि बल। और चरक ने चिकित्सा में चिकित्सक को कहा है कि भाई आप देह बल का ध्यान रखो, चित्त बल का ध्यान रखो और अग्नि बल का ध्यान रखो। Minimal drug adverse reaction. So these are the benefits of Ayurveda. How Ayurveda to be implemented in managing the arteriosclerosis or atherosclerosis condition as a co-therapy with the prevalent therapy. जो भी मेडिसिन उनको चल रही उसके साथ साथ आप चलाते रहिए। मेरे पास करीब 10 पेशेंट एम्बोलिज्म के हैं, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम में, और उसमें मैं यही कर रहा हूँ और दे आर रनिंग ए वेरी गुड लाइफ। एंड इनकी मेडिसिन थोड़ी चलती है, थोड़ी रुकती है, थोड़ी चलती है, थोड़ी रुकती है। तो फार्मेकोलॉजिकल डोज से काफी कम डोज में, क्वार्टर या फिर उससे भी कम डोज में, दे आर मेंटेनिंग देयर नॉर्मल रूटीन लाइफ एंड मोर देन 15 ईयर्स। सो कोएगुलेशन जो है वो चेंजेस, उनके पीरियोडिकल पीटी और एपीटीटी करवाता हूँ, उसमें जो है वो रिलीफ है। दूसरा, दादाजी ने जो है, दादाजी काफी बार जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस के और टीओ के केसेस को प्रेजेंट करते थे। शर्मा जी ने ये केस जरूर सुना होगा 86 में, क्योंकि वो केस करीब 80s में उनके पास आया था, हॉस्पिटल में था। दैट वाज फ्रॉम पूना and the patient developed gangrene and one or two finger were amputated, और फिर जो है वो बढ़ रहा था। The patient was admitted in the IPGT hospital now ITRA, और उनको जो है वो completely recovery with the medicinal treatment ये उनको जो है हुआ, and that he continued, and many cases of venous thrombosis, cellulitis, they were recovered with the medicinal herbs. Similarly is the case with the cardiac disorders. Then the timely purification is needed. Vasantik Vaman, Shardiya Virechan, Shardiya Raktamokshan, and last one is the proper consultation. तो इस प्रकार से आयुर्वेद जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो कर सकता है। बट अगर हम ये करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? What is the need of this art? Designing of the objective assessment for diagnosis and assessment of the treatment. ये हमारे पास काफी कम है, उसको हमें बढ़ाने की जरूरत है। Biomarkers suitable to assess the arterial health status. As per my knowledge, it is not available. Whatever is there is homocysteine and this urine microalbumin. Assessment of peer pressure, ये चेंजेस जो है वो 20 साल पहले होते हैं, उसके बाद 20 साल के बाद हार्ट अटैक होता है, पर 20 साल के पहले के जो चेंजेस है वो जो है वो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। अगर हम उस चीज को ठीक कर देते हैं तो हार्ट अटैक होगा ही नहीं। तो इसको हम कैसे एसेस कर पाएंगे? उसके लिए हमें जो है वो कोई टूल डिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट पंचकर्मा प्रोसीजर इन टर्म्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन। ये हमें जो है वो थोड़ा जो है वो क्लैरिफाई ज्यादा करने की जरूरत है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ मेडिसिनल हर्ब, देयर इज फार्माकोलॉजी इज देयर, बट मोर अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे थ्रोम्बोटिक एक्शन है, तो थ्रोम्बोटिक एक्शन तो एस्टैब्लिश हुआ है, और वो किस लेवल पर और किस स्टेट पर कितना इफेक्ट होता है, वो अगर हमारे पास हो तो हम पेशेंट को जो है वो कह सकते हैं कि भाई आप जो है वो यू गो विद दिस वन, यू गो विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन अप टू दिस लेवल, and once this process to erythema level, now you atheroma level, you shift to the invasive procedure. The clinical data for better quality of life, ये हम सब मानते हैं कि भाई आयुर्वेद में बेटर क्वालिटी है, पर उसका डेटा हमारे पास नहीं है। We need to have that data कि भाई उनका जो है वो बॉवेल्स ठीक से आती है, उनकी भूख ठीक से लगती है, उनको नींद ठीक से आती है, वो ठीक से जगते हैं, वो अपना टॉयलेट जाना
पेशाब करने जाना वो अपने आप कर सकते हैं, थोड़ा चल फिर सकते हैं, काम करने में उनको सांस नहीं फूलती है, और काम करने में उनको सामान्य जो है वो चलने में उनको जो है वो तकलीफ नहीं होती। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट द एज ऑफ 80। सो एज पर द एज उनकी जो है वो क्वालिटी बनी रहे, तो ये हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, पर उनके क्लिनिकल डेटा हमारे पास नहीं है। वी नीड टू हैव दैट क्लिनिकल डेटा कि भाई हम साइंटिफिक सोसाइटी को ये कह सके कि भाई वी हैव we are better in terms of managing the condition, and we are better in terms of giving a better quality of life. Ultimately, one thing we need to remember is that no one add years to the life, but can add life to the years. Thank you very much. This is the path of the success. If we want to get success, if we want Ayurveda to be recognized as a parallel system of medicine, there is no shortcut. We need to run and run fast. Thank you very much. I sincerely apologize for my health, and thanking you to giving me the second chance to complete my presentation. Thank you very much, sir. Your second presentation, that is Dabang 2, is better than Dabang 1. This is really a Dabang 2. Sir. This is your all zeal inspiring us all to be stand still wherever the problems, whatever the worries come in between. It's really not only appreciating, but it's a salute to you and your zeal and your determination to the cause. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So at the time of conclusion, it's already 10. Out of our present learners, I invite any of the suggestion, discussion, queries, or experience, if at all it is available with any of our participants, as we are left with a few. I again invite respectfully Dr. Jagdish Domaji, if you are having some Ayurvedic remedies experience for the so-called case of atherosclerosis, of course in other terms of Ayurvedic literature, it may be a symptom of any other disease. If you have some personal experience over your patients. Namaskar, sir. And if you are enjoying sleep, meanwhile, we have got Dr. C.P. Sharma, sir, our ex-joint director, sir, from Gwalior. Sir, would you like to add on something on today's topic of our webinar? You are invited, Dr. C.P. Sharma, sir. Have you joined? आपने ज्वाइन कर लिया ना डॉक्टर C.P. Sharma, sir? जी सर अभी आज की हमारी जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पर आयुर्वेदिक रेमेडीज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आपके कोई व्यक्तिगत अनुभव रहे हो तो बताइए। सर जी सर, आपका म्यूट है सर, आप म्यूट हैं। चलिए, अभी हमारे में जो और लोग हमारे पास, हमारे आयुर्वेदिक मनीषी लोग हमारे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर बीम त्रिपाठी जी कुछ है रेडीमेड जो हो चुका उस पर नहीं चर्चा करेंगे, जितना प्राप्त हो चुका है। सर आप सभी को सादर प्रणाम। और मेरे पास एक केस भी है सर, अभी 3-4 दिन पहले आया है। अच्छा। और उनकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट है और बाकी चीजें मैं चाहता हूं कि आप लोगों के समक्ष रखूं। और सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, तो उसमें हम लोग क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेलेक्ट करें, या क्या सिंगल ड्रग के रूप में या मल्टीपल कॉम्बिनेशन के रूप में किन औषधियों का चयन करें। एक तरह से चूंकि हमारे पास सर इतने केस आते नहीं हैं इसके, जब तक ये डायग्नोस होते हैं एनजीओ होने के बाद,
तो ज्यादातर केसेस में एंजियोप्लास्टी या स्टंट या फिर बाईपास सर्जरी का ही ऑप्शन लोग लेते हैं, क्योंकि जब तक ये डायग्नोस होता है सर ऑलरेडी IHD या जो भी है वो डायग्नोस हो चुका रहता है और आदमी ICU तक पहुंच जाता है। तो मैं चाहता हूं सर कि वो जो रिपोर्ट है मेरे पास मैं शेयर करूं। और जहां तक मैंने देखा है सर कि आज की डेट में क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही हैं, है तो सर लाइफ स्टाइल के कारण ही, लेकिन सर आयुर्वेद में जो निदान लिखे हैं हृदय रोगों के, उसमें अध्यसन एक बहुत बड़ा कारण है। रस व स्रोतस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हो रही हैं उसमें अध्यसन एक कारण है। जैसे कि एक बार भोजन लिया गया है, शास्त्र कहता है भुक्तस्य परिभुक्तम, या जो पहले खाया हुआ आहार है बिना उसका पाचन हुए जब हम पुनः आहार कर लेते हैं तो वो एक समस्या के रूप में होता है। और हृदय रोगों का या एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का जो कारण है वो भी एक वगैरह तो जो निदान बताए गए हैं वो हैं ही ऑलरेडी। तो सर मैं समय कम है इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वो रिपोर्ट शेयर करूं स्क्रीन शेयर करके। और वो तो ठीक है, उसके साथ में अभी आपने किसी पेशेंट पर जिसमें अन्य लक्षणों के अलावा आपको एथेरोस्क्लेरोसिस एक इटियोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ है, तो उस पर आपकी कोई अनुभूति हो रहा है या आप पे कोई अनुभव रहे हैं तो बताएं। सर मैंने इसमें जो प्रयोग किया अर्जुन त्वक चूर्ण 3 पार्ट, दालचीनी चूर्ण 1 पार्ट और पिपली चूर्ण सर 1 पार्ट। नहीं तो वो सर हमने किस स्टेज में था पेशेंट वो इस पर आपने प्रयोग किया है? सर पेशेंट का एनजीओ तो नहीं हुआ था, लेकिन लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। अच्छा, मतलब ट्राइग्लिसराइड 300 के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल 250 के ऊपर, इस तरह की स्थिति थी सर, 350-400 के आसपास। इसके आधार पर दिया आपको? ठीक। हाँ, इनके उस पे तो सर जो जैसे हम लोग सर प्रभाकर वटी और बाकी सब योग चलाते हैं, उसके अलावा ये हमने उनको एक मिक्सचर करके दिया कि आपको इसको मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना है और इवनिंग में ही ऐसे सर 5 बजे के आसपास लेना है। सर जब हमने इसको दिया उनको लगभग 15 दिन 30 दिन जब समय हुआ, 1.5 महीने बाद जब लिपिड प्रोफाइल कराया सर, और मेरा तो सर हाइपरलिपिडीमिया पे रिसर्च वर्क भी रहा है पीजी में, तो उसमें हमने अर्जुन और रसोन का कंबाइन और सिंगल प्रयोग किया हुआ है। तो जो मैंने देखा सर कि जैसे अर्जुन और रसोन को कंबाइन रूप में जब प्रयोग कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सिंगल अर्जुन का करते हैं, सिंगल रसोन का करते हैं सर, आता है। और जब हमने सर ये कॉम्बिनेशन दिया पेशेंट्स को, तो 1.5 महीने बाद सर उनकी लिपिड प्रोफाइल में चेंज आना शुरू हो गया और उनका वेट भी, जैसे कोई ओबीज पर्सन है, थोड़ा सा वेट ज्यादा है, तो वेट में जो असर है सर वो 1 महीने में ही समझ में आने लगा। तो जो मेरा अनुभव है सर वो अर्जुनारिष्ट के साथ है, प्रभाकर वटी के साथ है, और ये जो दालचीनी अर्जुन त्वक चूर्ण और पिपली का कॉम्बिनेशन है इसके साथ। आपने इन पेशेंट का केसेस अपने पास ट्रीटमेंट रेस्ट्रिक्शंस क्या रखा, डाइट रेस्ट्रिक्शन क्या रखा आपने इनके साथ? डाइट रेस्ट्रिक्शन में सर हमने इनको ऐसा रखा कि जैसे मॉर्निंग से जो लंच का टाइम है तो सुबह इनको हमने फ्रूट्स और कच्ची वेजिटेबल्स पे रखा सर, सलाद पे रखा है कि आपको जो आहार द्रव्य का, अन्न का जो यूज करना है वो दोपहर में 1 बजे या उसके बाद ही करना है। मॉर्निंग में आपको फ्रूट्स लेना है और सलाद लेना है। फैट रिस्ट्रिक्शन के मामले में जी, फैट रिस्ट्रिक्शन के मामले में एक उपादेयता क्षीर पाक, चाहे रसोन क्षीर पाक हो, और विशेष चाहे अर्जुन क्षीर पाक हो, उसमें आपका मंतव्य क्या है? क्या आपने ये प्रयोग किया रसोन क्षीर पाक या अपना ये दूसरा अर्जुन क्षीर पाक? रसोन का हम एक्सट्रैक्ट यूज किए सर, जो हमारे रिसर्च वर्क में था, हमने रसोन और अर्जुन के कैप्सूल्स बनाए थे, इनके एक्सट्रैक्ट लेके। ठीक। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बनाए थे सर, 2 BD दिया था। ठीक। नहीं तो फैट रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है? जी सर, फैट रिस्ट्रिक्शन रखा है? हाँ सर, बिल्कुल रखा सर। जो निदान है सर जी, उसमें संतर्पण जन्य जितने आहार हैं सर, सबको हमने
से रिड्यूस करके एकदम जीरो तो नहीं कहेंगे सर, थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, लेकिन उसको इतना मिनिमाइज किया कि डायरेक्ट संतर्पण जन्य चीजें हैं वो ना आए। जैसे पेशेंट को सर मिल्क लेना था तो उसको हमने एडवाइस किया कि भाई आपकी आवाज रुक गई। आपकी आवाज डिसकंटिन्यू हो गई। शायद त्रिपाठी जी कनेक्शन जो है ड्रॉप हुआ है। हाँ, आपकी आवाज रुक गई है। जी जी सर थोड़ा अच्छा। चेंज कर। हम्म। जी, आवाज नहीं आ रही। चलिए, अब तक त्रिपाठी जी फिर से जुड़ गए। हाँ मैं जुड़ गया हूँ सर, ठीक है, ये ठीक। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ जा रहा है। जी जी। तो सर इनका हमने प्रत्यक्ष जो है वो लिपिड प्रोफाइल पर असर देखा हुआ है, लेकिन सर हमारे पास एंजियोग्राफी के बाद ये जो केस अभी आया है मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये दूसरा या तीसरा केस है, क्योंकि सर ज्यादातर लोग एंजियोप्लास्टी करा ही लेते हैं सर जाके। तो मैं चाहता हूँ सर कि ये आप लोगों से मैं शेयर करूं और इसमें डिस्कशन के बाद हम लोग डिसाइड करें कि क्या, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है सर, पेशेंट डायबिटिक है पिछले 10-15 साल से, और वैसे तो, लेकिन अब इनके साथ एक चीज है सर, शास्त्र कहता है कि 4 लोग सदातुर होते हैं, चरक सिद्धि स्थान में ऐसा कहा गया है। उसमें जो पहला है सर वो वेद पाठी ब्राह्मण के लिए आया। तो ये जो जिनकी रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ ये सर पूजा पाठ कराने का कार्य करते हैं, पुरोहित हैं। तो डायबिटिक हिस्ट्री रही है, मैं सर शेयर कर रहा हूँ इनकी एनजीओ और इको वगैरह की जो रिपोर्ट है यहाँ पर। शर्मा सर जिन पेशेंट्स को आपने अपने रसोन और उसके अर्जुन के कैप्सूल पर रखा था, उनके अदर सिम्टम्स के तौर पर उनका ब्लड प्रेशर वगैरह की सिचुएशन क्या रहती थी? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि हम क्षीर पाक नहीं देते हैं, तो दूसरी कंडीशन में क्या आप उनको साल्ट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में आपका प्रोटोकॉल क्या रहा था? हाँ निश्चित रूप से सर साल्ट रिस्ट्रिक्शन में हमने उनको टेबल साल्ट मना किया, उनको सैंधव लवण के लिए कहा सर कि अगर जहाँ पर नमक लेना है सैंधव लवण का यूज करें। दूसरा सर उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज देखने के लिए रही सर लिपिड प्रोफाइल में जो मुझे अनुभव हुआ सर, कई बार हम लोग ये मानते हैं कि जो लोग ओबीज हैं उन्हीं के अंदर ही लिपिड प्रोफाइल जो है वो डिस्टर्ब आएगा, लेकिन सर कुछ केसेस ऐसे मिले जो दुबले पतले लोग थे उनका भी लिपिड प्रोफाइल सर सामान्य नहीं आया जी। और उसमें सर हमने तो कंट्रोल ग्रुप में एटारवास्टेटिन लिया था सर 10 mg। मतलब एक ग्रुप हमारा था अर्जुन का जिसमें अर्जुन स्ट्राइक के कैप्सूल दिए, एक ग्रुप था रसोन का, एक ग्रुप था जिसमें दोनों थे, और एटारवा को सर हमने उसमें रखा था कंट्रोल ग्रुप में। तो सर जो इफेक्ट हमने देखा जब रसोन और अर्जुन दोनों एक साथ दिए थे जिन ग्रुप में, वो सर एटारवा से बेहतर काम कर रहे थे क्योंकि उसमें एचडीएल इंप्रूव हो रहा था सर। देखिए, लिपिड प्रोफाइल के लिए आपने एक जो डाउट किया है इसमें एक चीज बहुत क्लियर है, जब कोलेस्ट्रॉल ब्लड में जब बढ़ा हुआ होगा तो जाके ये डिसलिपिडीमिया केस बनेगा, और अगर वही हमारा ये फैट जो है वो अगर एडिपोज टिश्यूज में है तो मोटापा आएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि मोटापे वाले में कोलेस्ट्रॉल खराब मिले या दुबले में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ न मिले, वो दोनों चीज बहुत क्लिनिकली मैनिफेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेद का जी सर मैं शेयर कर रहा हूँ सर। मैदान स्थान में चरक में अबद्ध मेद का जो कॉन्सेप्ट आया है सर वो ये लिपिड के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं के लिए आया। चलिए हम आपकी बात आगे बढ़ाते हुए अब किसी और अपने ये रिपोर्ट है, मैं सर से चाहूंगा कि अगर ये विजिबल है, बाकी शर्मा सर के पास भेज दिए हैं, तो ये सर अभी इनकी ये रिपोर्ट रिसेंट की है सर। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ कि इतने % स्टेनोसिस है। सर 13 जनवरी की 13 की है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर। एक इनके वेसल में सर 95% स्टेनोसिस है, एक में 80 to 90% है।
और मैक्सिमम जो आ रहा है सर एनजीओ में वो 95% की स्टेनोसिस है। अब इनको रिकमेंडेशन में वही किया है सर इन्होंने कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास या जो भी प्रेफर कर सकें। और फाइनल जो डायग्नोसिस है सर वो इनकी सीएडी तो है ही, मल्टीपल प्लेक्स भी हैं इनमें जो मिल रहे हैं। तो सर अभी इस केस में क्या किया जाए? सर से मैं चाहूंगा कि सर इसमें मार्गदर्शन करें कि अगर हम इनको अगर आपके आयुर्वेद पास में, हाँ आपने चैट बॉक्स से शेयर कर दिया, ठीक है। अब इंडिविजुअल केस में तो नहीं इस प्लेटफॉर्म पे इतना डिस्कशन हो पाएगा। आपने जी चैट जी बॉक्स सर। में शेयर कर दिया। अब देखिए, अगर आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की सुविधा है तो उस जी रूप सर। में उनको लीजिए, और नहीं तो हम पेशेंट की जो चॉइस है उसकी जी सहमति के अनुसार ही आगे चलते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है और हर कोई ये चाहता है कि हमारे मरीज को जल्दी से जल्दी किसी भी क्रिया से आराम मिले। तो ठीक है, आपने चैट बॉक्स शेयर कर दिया। मैं आपकी बात को आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ाता हूँ। समय हो चुका ज्यादा, 10 से आगे निकल के 10:15 हो रहे हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हमारे कोई भी महानुभाव यदि अभी कोई व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करना चाहें तो उनका स्वागत है। और अंत में हम लगभग सभी लोग निकल चुके। मैडम साधना जी से एक बार आशीर्वचन लेना चाहेंगे, उसके साथ ही फिर पवन कुमार जी को हम, प्रोफेसर पवन शर्मा जी को वापस भेजते हैं, क्योंकि समय आज हमारे यहाँ तो रात बारिश हो गई तो बहुत ठंडा है, तो हम वाइंड अप करना चाहेंगे, बहुत टाइम हो गया है। मैडम आपका स्वागत है, नमस्कार। आपने हालांकि अपना कंट्रीब्यूट कर दिया था मलातक के मामले में, फिर भी 2 शब्द आपके चाहिए मुझे। जी सर। प्रणाम सर सभी को। जैसे कि आज का जो विषय है सर, इसमें तो जो पेशेंट है वो तो डायरेक्ट हमारे पास स्टार्टिंग में आता ही नहीं है जी। स्टार्ट में हो 15-20 साल तक के बाद उसको जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो हार्ट डिसीज, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन और वो सब करके किसी का ट्रीटमेंट होने के बाद ही हमारे पास आता है। जब उसको एलोपैथी की बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बाद भी उसको ये पता होता है कि मैंने एक बार बाईपास किया, उसके बाद भी हमें बाईपास करना है या स्टेंट लगाना है, तो उसको ये तब पता चलता है कि एलोपैथी में खाली सर्जरी है, मेडिसिन तो उनकी भी चालू होती है, तब जाके हमारे पास आते हैं। पर कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में भी, जैसे हमारे पास पुराने रुग्ण है और उसको थोड़ा सा कुछ बीपी बढ़ा है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो ऐसे भी रुग्ण हमारे पास होते हैं। मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी जिसे भी एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट है या जो ले रहे हैं उनकी तुरंत ना बंद करे कोई भी वैद्य। हम लोग तो नहीं करते, हम तो अभी एमडी और ये सब है, हमें एलोपैथी का भी ज्ञान है और बाकी भी, पर वो झोला साहब के पास चले जाते हैं तो वो सीधा उनको बोलते हैं कि आप ये सब मेडिसिन बंद कीजिए, हमको 10 दिन में आपका हार्ट ठीक कर देंगे। तो इसके वजह से आयुर्वेद बदनाम होता है। बाद में उसको जो भी प्रॉब्लम है तो वो बोलते हैं कि हम आयुर्वेद के वजह से हुए। कुछ डॉक्टर्स भी है, कुछ है ऐसे कि जो बोलते हैं कि आप पूरे आयुर्वेद एलोपैथी मेडिसिन एक भी मत लीजिए, वो हो सकता है उसको डिस्प्रिन चालू हो, उसको बीपी की मेडिसिन हो और एंटी कोगुलेंट मेडिसिन चालू हो, वो तुरंत बंद करवाने लगते हैं कि जिसका उनको तुरंत बैड इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारे पास इतने एक्टिवली मेडिसिन नहीं है कि हमने आज मेडिसिन दी और कल उसको फायदा हुआ, हमारे इसको टाइम लगता है। शुक्ला जी सर को मैं प्रणाम करना चाहूंगी, मेरे गुरुजी गाइड और गुरुजी के पोते हैं, उनको देख के मुझे बहुत सर की एकदम याद आती है। पूरा टाइम मैं उनको ही आंखों के सामने देखती हूँ। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगी कि हमें जो सर ने पढ़ाया था और जो ट्रीटमेंट सर करते थे, सर को भी शायद पता हो, हृदय रोग के लिए वो क्रूमेज हृदय रोग मानते थे और क्रूमेज की मेडिसिन सर देते थे, जैसे विडंग है, कृमिहर योग है, हृदोषगे तो रुद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते तिलक क्षीर गुणादीनि ग्रंथिस्तस्योपजायते मर्मेक देशे संक्लेदात कृमि उत्पन्ना। जी, तो ये जो है वो देते थे, आपकी बात सही है, और वो देते थे वाल्वुलर हार्ट डिजीज में। जी सर, पर इसका यूज मैंने किया है सर। ओपिनियन,
एक सेकंड, मैं जो है वो पूरा जो है आपको बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ओके, सॉरी फॉर दिस वन। जी जी। तो ये सीक्वेंस स्वागत जो है ये था, एज सीक्वेंस इस प्रकार से है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन या फिर हार्ट का कोई इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस, इनिशियली जो है वो यहाँ से होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इन द कन्वेंशनल कंटेम्पररी सिस्टम, कि भाई उनको जो है वो आईवी फ्लूइड्स पे जो है वो चढ़ा दिया जाता है गुड़ और गुड़ वैकृत जो है वो चरक ने वहां पर ना कहा है। दूसरा दूध, हम जो है कहते हैं कि भाई आप दूध पियो, इन्फेक्शन है, मेडिसिन दिए, उसके साथ आप दूध पियो, ठीक ठाक अमाउंट में दूध पियो, थोड़ा नहीं। अब ये जो है वो क्या करता है, बर्मेक देश संक्लेद्य, ये पूरा जो है वो केजिएशन हार्ट के किसी एक एरिया में होता है, चाहे वो माइट्रल एरिया में हो, ट्राइकस्पिड में हो, एओर्टिक में हो या फिर पल्मोनरी में हो। संक्लेदात क्रमयश्चास्य, वहां पर जो है वो कृमि उत्पत्ति हुई, कृमि जो है वो भक्षण करती है और भक्षण के कारण वो स्क्लेरोस्ड हो जाते हैं और जो वाल्व प्रॉपर क्लोजर होना चाहिए उनका स्टेनोसिस हो जाएगा, दैट कॉजेस द स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन। ये एक कंडीशन जो है थोड़ी जो है ये अलग रहती है। यहाँ पर त्रिदोष जेतु रुद्रोगे ये इन्फेक्टिव पैथोलॉजी से ये बनती है। एक कंडीशन अभी अभी जो है वो दिखने में मिली है, जैसे हम एज बढ़ती गई है वैसे वैसे एज रिलेटेड स्क्लेरोटिक वाल्वुलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ए एज रिलेटेड फिनोमिना, जिनको प्रीवियसली कोई हिस्ट्री स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की या फिर मायोकार्डाइटिस की या एंडोकार्डाइटिस की कंप्लेंट ना हो, उसमें भी जो है ये अभी जो है वो देखने में मिला है। और ये जीरियाटिक पॉपुलेशन में ये मिलता है। आफ्टर द एज ऑफ 75 ये फिनोमिना जो है वो दिखने में मिल रहा है। मेरे पास 2-1 केस अभी रिसेंटली इस एज ग्रुप से जो है वो आए हैं और मैं उसमें एक चीज जो है वो करने की सोच रहा हूँ। अभी मैंने जो है वो थोड़ा बहुत ये किया है, बल्य पर जो है वो बल्य और ब्रूहण वैसे तो जो है वो हम लोग करीब करीब एक ही जो है वो मानते हैं, पर ब्रूहण का जो है वो अर्थ ये धातु की वृद्धि और वजन की वृद्धि है, और बल्य है कि भाई वजन तो ना बढ़े पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे। तो टिश्यू जो है, टिश्यू की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना, मास को भी बढ़ाना और उसकी होस्ट डिफेंस, होम्योस्टेसिस, सॉरी होस्ट डिफेंस नहीं, होम्योस्टेसिस, उस होम्योस्टेसिस को भी इंप्रूव करना। मेरे पास दिक्कत यह है कि मुझे किस प्रकार से वो एसेस करना, वो मेरे पास पैरामीटर नहीं है। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है और उसमें मैंने अश्वगंधा मैंने अभी दिया है, स्ट्रेसकॉम जो जंडू का आता है वो। अब करीब करीब महीने 1.5 महीने में देखूंगा कि भाई उनमें जो है वो क्या चेंजेस आया है। 2D को करवाएंगे उनका, और जब उनके जो है वो रिपोर्ट आएंगे तो आई विल शेयर दैट वन टू यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। थैंक यू सर। तो मैं इसलिए कहना चाहती थी कि जिस रुग्ण में मेदोवृद्धि है, उदर का घेरा बढ़ा हुआ है, डाइजेशन भी नहीं होता है उनको, और आम की भी उत्पत्ति होती है उनमें, तो उनमें जैसे हम आरोग्यवर्धनी चलाते हैं, तो आरोग्यवर्धनी, मेदोहर गुग्गुल और अशोकारिस्ट, सॉरी अर्जुनारिस्ट, और उसके साथ विडंगारिस्ट यदि हम देते हैं तो उसमें हमें रिजल्ट मिला है सर। मैंने उस हिसाब से भी दिया है उसमें। तो ये जाता है श्रोतशोधन जो है, वृद्धि और श्रोतशोधन जो है आयुर्वेद में एक विशेषता। आप तो मुझसे जो है वो काफी बड़े, आप जब रही होंगी तब तो मैं बच्चा था। आई एम बोर्न इन 1978। उस समय जो है वो दादाजी करीब करीब उनके रिटायरमेंट पीरियड में थे। तक आपके घर आई हूँ सर मैं, 82 तक पटेल नगर आई हूँ, 82 में मेरा पास आउट हुआ है। अब बस उस समय में केवल बच्चा था, 3 साल का टॉडलर था उस समय तो मैं।
तो स्रोत शोधन जब होता है तो ये फायदा होता है। एक दूसरा, हार्ट अटैक की दो फिनोमिना है अलग अलग, जो मैंने रिसेंटली जो पढ़ा है उससे मैं बताता हूँ। एक फिनोमिना तो जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के कारण होती है, और दूसरी जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण। ऐसे नोट से कभी जो है वो सिग्नल ही जो है वो नहीं आता है। आर्टीरियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में ऐसे नोट की जो है वो पैथोलॉजी जो है वो नहीं होती, वो पैथोलॉजी उसकी एवी नोट की। और क्रॉनिक उसमें जो है डायबिटीज में वो पैथोलॉजी होती है सर, क्रॉनिक हाँ, डायबिटीज में तो सभी हो सकते हैं। दूसरा, डायबिटीज में एक दूसरी दिक्कत ये है कि पेन रिसेप्टर्स जो है वो टोटली जो है ये काम नहीं करते हैं, नहीं करते, तो उसके कारण ये फैटल इंजरी होती है। तीसरा, हमें थोड़ा जो है वो सोचने की जरूरत है। हम जो एवेल्युएशन करते हैं एंजियोग्राफी में डाई से, तो वो हमें स्टैटिक प्लेग का मालूम पड़ता है। स्टैटिक प्लेग जो है वो काफी लंबे समय से धीरे धीरे होने वाला चेंजेस है, और हार्ट में उसके रिएक्शन में कोलेट्रल फॉर्मेशंस होते हैं। हार्ट को छोड़ करके सभी जगह पे कोलेट्रल फॉर्मेशंस है वो पैथोलॉजिक, और ये एक बड़ा जो है वो डिस्कशन का टॉपिक है मेडिकल सिस्टम में, कि कार्डियक में ये कोलेट्रल फॉर्मेशंस हो रहा है, वो उसको अच्छा माने या बुरा माने। क्योंकि कोलेट्रल फॉर्मेशन हो रहा है तो ये उसको जो है वो हार्ट को अलग तरीके से भी जो है वो ब्लड को सप्लाई ये हो जाता है। तो एक ओपिनियन ये भी है कि अगर कार्डियक फिजियोलॉजी अगर ठीक है, कार्डियक फिजियोलॉजी को दो प्रकार से हम इवेल्युएट करते हैं। एक तो है ईसीजी से, और दूसरी जो है मेथड है ये 2D इको से, 2D इको, 3D इको, इकोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उसमें एसटीटी चेंजेस या फिर इन्वर्टेड यू वेव, ये जो है वो टी वेव चेंजेस, ये जो है वो मिलते हैं। पर अगर कार्डियक फिजियोलॉजी अगर नॉर्मल रहती है तो कार्डियक डेथ की, सडन कार्डियक डेथ के जो चांसेस है ये कम होते हैं, ये देखा गया है। बट दिस इज नॉट कंप्लीटली रिपोर्टेड साइंटिफिकली। इसका साइंटिफिक डेटा जो है वो निकालने की जरूरत है। करेक्ट। और स्टैटिक प्लेग जो है, मूवेबल प्लेग जो है, ये काफी डेंजरस होता है। और मूवेबल प्लेग की कोई जो है ये इवेल्युएशन नहीं है। मूवेबल प्लेग कभी भी जो है ये एथ्रोमेटस प्लग्स शरीर में कहीं पे घूम गया, किडनी वेसल्स में चला गया तो किडनी फेल कर देता है, लिवर में चला गया लिवर में फेल कर देता है, ब्रेन में चला गया ब्रेन क्लॉट करके स्ट्रोक कर देता है, हार्ट में चला गया, अरे राम राम नाम सत्य है। तो ये जो है ये मूवेबल प्लेग का ये होता है। और हम जो बात करते हैं वो स्टैटिक प्लेग की बात करते हैं। और स्टैटिक प्लेग में इवन विथ 3 वेसल डिजीज patient can live for 10 to 15 even 20 years। और जो मॉडर्न में जो मेडिसिन देते हैं, बेसिकली दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। इकोस्प्रिन जो है दैट इज एनेसिन, इट इज एस्प्रोएनेसिन और एनेसिन, सैलिसिलेट्स है वो। और सैलिसिलेट्स जो है वो 1901 1902 में इसका जो है ये आउट हुई थी, रिसर्च आउट हुई थी। और दैट वाज बेसिकली ए पेन रिलीवर मेडिसिन। और 1970s में उसको जो है वो प्रोस्क्राइब कर दिया यूएस में। 2001-2002 में उसको जो है वो डोज मिनिमाइज करके हार्ट में जो है वो इकोस्प्रिन के नाम से जो है वो आज चला रहा है। बेसिकली दिस इज एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। तो हमारे पास जो है ये बेटर ऑप्शन है टू करेक्ट द रस दोष, केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी को यूज करने। और अगर मान लीजिए कि हमें ये करना है, पेशेंट को ये है कि भाई उनको चालू रखना है, बेटर इज दैट वी लेट द पेशेंट कंटिन्यू इकोस्प्रिन एंड मोर फोकस ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन, लेट हिम कंटिन्यू। और पेशेंट को भी ये चाहिए कि भाई चल रहा है तो चलने दो, साथ में आयुर्वेद को चला। हाँ, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी रहे। और डोजेस भी कम होते हैं। डिस्फंक्शन का जो चेंजेस है, कार्डियक डिस्फंक्शन चेंजेस है, वो ना हो।
थैंक यू थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझसे काफी बड़े मुझको जो है ये बोलने का वक्त देते हैं। आपका खूब नहीं खूब सर, आभार आपकी साधना मैडम। आपकी स्टडी दोनों इसमें आयुर्वेद एनए और सर के आप हो तो सवाल ही नहीं। आपका मॉडर्न और आयुर्वेद ये दोनों पे काफी वक्त वर्चस्व है सर, आपका मानना पड़ेगा आपको। जी सर, जी सर। धन्यवाद आप लोगों के इस गहरे डिस्कशन का। मैं तो यहाँ तक पहुंचा हूँ कि आज की जो वेबिनार का डिस्कशन है वो हृदय के अंदर पहुंच गया, वो दिलों के अंदर उतर गया या हृदय के अंदर चला गया। उसने कोई वाल्व, कोई भी एट्रियम वेंट्रिकल कुछ भी नहीं छोड़ा। शोधन हो गया सर, हाँ, हृदय का शोधन हो गया, हृदय शोधन हो गया, ऊर्ध्व शोधन, अधोक शोधन सब हो गया। और प्रसन्नता की बात यह है कि इस बहाने हम कम से कम परम पूज्य गुरु जी को भी याद कर ले गए। सर प्रणाम। हमें खुशी इस बात की, प्रोफेसर सीपी शुक्ला साहब हमें अच्छे से याद है। आभार सर, आभार। आपका जब सब लोग आए थे, ठक्कर साहब आए थे बीएचयू में, तो एक बहुत बड़ा मेरे पास ग्रुप फोटोग्राफ है जो हम लोगों ने फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बनाई थी उसमें। और आपने कहा आप 78 के आप जन्म है आपका, हमारा भी 78 में बीएमएस पूरा हो गया था। तो ये तो ऐसी मतलब युवावस्था और बुढ़ापे की कहानियां हैं तो जुड़ती ही रहती हैं। लेकिन हम फिर भी आपके परिवार को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आपको क्लिनिक पर जाने के लिए जी प्रणाम जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। उन्होंने आपको अलाउ कैसे कर दिया जाने के लिए? जय हो। फादर साहब भी बिल्कुल गुरु जी की तरह लग रहे हैं। फादर साहब भी बिल्कुल गुरु, जय हो, जय हो, प्रणाम। आप फादर साहब भी बिल्कुल गुरु जी की तरह ही लग रहे हैं, बिल्कुल उतना ही, बिल्कुल फेस कंप्लीट चेहरा वही है। कोई भ्रमित हो सकता है पहचानने में। आपके माता जी को शायद पता हो हमारा नाम साधना बेन, मंगला बेन, हम लोग घर पर काफी आते थे, शायद भूल गए होंगे। देखिए संडे पृष्ठभूमि में सभी परिवार के लोग आ गए हैं। जय हो, सभी को प्रणाम। अच्छा बुआ है आप, ओके जी जी। चलिए, बहुत खुशी हुई आज। तो जो है आंटी को जो है वो काफी, ये दादाजी के काफी स्टूडेंट्स आंटी को पहचानते थे। तो ये तो घर में रहती थी, तो जो है वो स्टूडेंट्स का आते जाते रहते थे, तो आंटी को सबका जो है वो 1956 से जो है वो उनको याद है। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, आप भी देख लीजिए, आप भी दर्शन कर रहे हैं कि नहीं? आज डॉक्टर निशांत जी के तकलीफ के द्वारा आज सब लोगों का मिलन हो गया। जी जी, बताइए। जी सर, एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके घर में अभी फ्रिज आ गया क्या? आपके पास फोन भी है और गाड़ी भी आ गई है। क्योंकि सर हम लोग थे तब, सर बोले घर में फ्रिज नहीं होना, फ्रिज के वजह से पूरा आयुर्वेद खराब हो रहा है, सब बीमारी आ गए, गाड़ी भी आ गई। गाड़ी से खाते नहीं है, फ्रिज में गाड़ी नहीं, फ्रिज का सामान नहीं खाना, ये उनके गाड़ी के ही ना बोलते थे कि गाड़ी भी ना करते थे। फ्रिज कौन पैदल चलो, बहुत व्यायाम। जो कष्ट आया वो प्रसन्नता में बदल गया। जी बहुत सही। प्रोफेसर पवन शर्मा जी ने सही कहा कि उनको बुलवाइए, थोड़ा मन बदलेगा। और हम देख रहे हैं मन नहीं, पूरा परिवार बदल गया है और सब एक सामूहिक रूप से सबके दर्शन हो गए। हाँ है पवन जी, आइए, आप डिस्कशन पूरे हो गए। थैंक यू वेरी मच सर। जी अरे सर, आपका आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। मैं इस ग्रुप डिस्कशन को यहीं पर समाप्त करते हुए पुनः पवन शर्मा जी को आज की आगे की बागडोर सौंपता हूँ। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, नमस्कार जी। प्रोफेसर पवन शर्मा जी, आप जी हाँ, अभी देखिए प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी ने सबके दर्शन करा दिए। आपने उनका अपना सही बात रखी कि उनका मन बदलेगा, उनका मन बदल गया बिल्कुल, और दिल की गहराइयों तक बदल गया। स्वस्थ लग रहा है, आत्मा की गहराइयों। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कल 8 बजे नॉर्थ ईस्ट वैद्य परंपरा के लिए हम लोग एकत्र होंगे। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।